अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अच्छा तो ज़कीर साहब का मैं सवाल मुझे आया था। ज़कीर साहब, आपका सवाल ज़रा काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या सवाल कर रहे थे आप? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर जो आपकी क्लास होने से पहले अगर हमें हम्म। इसकी आउटलाइन थोड़ा डिटेल मिल जाए तो ये फायदा होगा कि जो लेमैन हैं जो फर्स्ट टाइम ये कोर्स कर रहे हैं उनको अंदाजा होगा, वो थोड़ा पढ़ के आएंगे तो उनको समझ आ जाएगी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मेरा दूसरा एक सजेशन थी कि अगर हम क्वेश्चन सब लास्ट में लें तो फिर वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट क्लास में भी बीच में बहुत ज़्यादा आए और फिर जी जी लास्ट जी के टॉपिक जो है ना वो मिस हो गए। थैंक यू। जी 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 जी, इसीलिए मैंने कहा ना कि हम इंशाल्लाह क्लास के जो लास्ट एंड में जो 15 20 या 30 मिनट्स जहाँ पे भी हमारा टाइम कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हुआ, तो हम उस पर क्लास लेंगे। लेकिन मैं बीच बीच में ना जो टॉपिक के वाइज में भी छोटा छोटा अल्टरनेटिव छोटे छोटे क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन वो सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड अगर हो तो। अदरवाइज वो फिर उस टॉपिक को हम कंप्लीट करके कंप्लीट टॉपिक करने के बाद ही फिर हम उसको बाद ऑनवर्ड्स भी सवाल इंशाल्लाह लेंगे। बाकी जहाँ तक देखिए आउटलाइन का सवाल है ना, अभी बेसिकली आप लोगों का ग्रुप नहीं बना ना कोई, तो ग्रुप बनेगा तो फिर उसके बाद ही जो है वो चीज़ें ये अकोमोडेट हो सकेंगी ना, कि आप लोगों को फिर आउटलाइन वगैरह भी दे दी जाए, ये कुछ बता दीजिए कि आज क्या टॉपिक में क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो वो आपको लोगों का पहले ग्रुप फाइनलाइज हो जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है कि अभी काफ़ी लोगों ने तो अभी सिर्फ ट्रायल क्लास वर्जन पे ही क्लासेस ले रहे हैं, तो अभी आप लोगों का ग्रुप फाइनल नहीं हुआ, तो आप काइंडली इंस्टीट्यूट से मैं भी कह देता हूँ, आप लोग भी काइंडली उनको कंफर्म करें, ताकि वो फिर जो है आप लोगों का ग्रुप बनाए, तो फिर आपको आउटलाइन भी शेयर कर दी जाए। जी दानिश साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि स्टूडेंट वीजे F1 स्टूडेंट वीजे के लिए कौन सी एलएलसी बेटर रहती है ई कॉमर्स करने के लिए। आपने आपका मकसद क्या है वहां पे, मतलब आपने वीजा बनाना है, वीजे के लिए आप अप्लाई सर कर नो रहे नो हैं या? नो सर, नो नो सर, स्टूडेंट वीजे पे अगर अमेरिका हो तो उसके लिए हाँ। कौन सी बेहतर रहती है, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, सॉरी। सर बेसिकली टू टाइप्स की एलएलसी होती है, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट, राइट। अच्छा। ठीक है। ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट अमेरिका में F1 वीजे के ऊपर है, स्टडी वीजे के हम्म। ऊपर, तो वो ठीक है। उसके लिए कौन सी बेहतर है, वो किसके साथ आगे कंटिन्यू करे अपनी ई कॉमर्स जर्नी या कोई भी बिजनेस जर्नी। देखिए वहां पे तो जो आपने बनानी होती है सिंगल मेंबर एलएलसी आप बनाएं, तो उसमें उसमें आपका अपना एड्रेस देना है और वो देना है। उसमें एलएलसी बनाने में तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का कोई इतना वो नहीं होता। एलएलसी आप पाकिस्तान बैठ के लोग बना रहे हैं एलएलसी, लेकिन उसमें तो वहां पे सिर्फ आपने ये बताना होता है कि आपकी अपनी जो है वहां पे यूएस में आपका जो रजिस्टर्ड एजेंट है उसका एड्रेस क्या है, और पाकिस्तान में आपको कौन सा एड्रेस दे रहे हैं, बस ये होता है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। तो हम क्लास का बकायदा आगाज करते हैं। दानिश भाई जरा हैंड डाउन कर लीजिएगा काइंडली। जी सर, कर लिया। थैंक यू। अच्छा, इसमें मैं पहले थोड़ा सा कल जो हमारा लेक्चर था, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उन्होंने कल की ज्वाइन नहीं किया होगा, आज पहली भी ले रहे होंगे, तो मैं सिर्फ छोटा सा एक रिव्यू दूंगा, आप लोग का भी रिवाइज हो जाएगा और उनके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम जो है ना आज इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स। ठीक है, आपकी टैक्स अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न किसको फाइल करना होता है ये पढ़ेंगे, टैक्स की ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं, यहाँ तक तो हमने कल भी देखा था। उसके बाद फाइलिंग स्टेटस और जो है कब फाइल करना होता है, और 1040 का हम एक छोटा सा रिव्यू भी लेंगे, और इसी में एक और फार्मूला जो हमने कल एक एंड में हम देख रहे थे उसको भी हम मजीद आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, इस टॉपिक करने से पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि ये जो हमारा कोर्स है ये है यूएस टैक्स प्रिपेयर का कोर्स। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई एक्सटेंसिव अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे लग रहा है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे आ रही है। आप लोगों का जो काम होगा यहाँ पे आपने डाटा को पुट करना होगा। एक फॉर्म्स आपको जो मिलेंगे, मुख्तलिफ तरह के फॉर्म्स मिलेंगे, वो भी इंशाल्लाह हम आगे ऑनवर्ड्स क्लासेस में देखेंगे किस किस तरह के फॉर्म्स वहाँ पे होते हैं, और उन फॉर्म्स का डाटा हमने टैक्स रिटर्न में कैसे पुट करना है, ये बेसिकली आपका आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक अभी स्टार्टिंग लेवल पे। ऑनवर्ड्स जैसे जैसे आप इसके ऊपर वर्किंग करते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, आपकी जो इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग है वो इंशाल्लाह डेवलप होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारी बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन हम पढ़ेंगे पहले इस पूरे कोर्स के अंदर। उसके बाद हम इंडिविजुअल टैक्सेशन के ऊपर हम वर्किंग करेंगे पहले, सबसे पहले जिसमें हम फॉर्म 1040 यूज करेंगे ज़्यादा। फिर बिजनेस टैक्सेशन के ऊपर हम हमारा फोकस होगा, वो हमारा जिसमें 1065 1120 और 1120 ऐसे फॉर्म्स पढ़ेंगे हम। फिर प्रैक्टिकल, अच्छा इसके अंदर हमारी जो फोकस ज़्यादातर थ्योरी पे कम और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा होगा।
एक सॉफ्टवेयर है इंटुइट का प्रोकनेक्ट सॉफ्टवेयर, वो आपको बताया जाएगा, उसके ऊपर आप अपना लॉगिन बनाएंगे और उसके थ्रू आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। आपको मुख्तलिफ सिनेरियोज दिए जाएंगे, वो आपके साथ भी यहाँ पे भी प्रैक्टिस किए जाएंगे और आपको अलग से भी दिए जाएंगे ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें। उसके अलावा एलएलसी रजिस्ट्रेशन और सेल्स रजिस्ट्रेशन का पार्ट इसमें ऐड ऑन है, और इसके अलावा पेरोल की टैक्सेशन। अच्छा, टैक्सेस के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के टैक्सेस होते हैं वहाँ पे यूएस में। एक फेडरल टैक्स होता है, जो कि टैक्सेस जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, जिसको डील करता है आईआरएस। और एक वहाँ पे उनकी जो स्टेट्स है, 50 स्टेट्स, उनका टैक्स होता है, ठीक है, जो कि वहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट है उनको टैक्स दिया जाता है। फेडरल टैक्स में आपका इनकम टैक्स आ जाता है और आपका पेरोल टैक्स आ जाता है। इनकम टैक्स में आपका जो है इंडिविजुअल टैक्सेशन में आपकी जो इंडिविजुअल इनकम है उसके ऊपर आपका जो टैक्स हो रहा होता है। और अगर बिजनेस कर रहे हैं आप, अपने एलएलसी रजिस्टर की हुई मल्टी मेंबर एलएलसी जैसे हैं, या आप लोग ने एस कॉर्प में रजिस्टर किया हुआ है, या आप सी कॉर्प बनाई हुई है, ये क्या चीजें हैं ये मैं आगे भी बता देता हूँ। अगर जो कोई लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो उनको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कि ये क्या चीजें हैं। तो वो टैक्सेशन आ जाती है इनकम टैक्सेशन में। और पेरोल की टैक्सेशन में जो है वो आपकी सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, ये आपके टैक्सेस होते हैं जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों पे करते हैं। इसके अलावा आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट टैक्सेस होते हैं जो कि सिर्फ एम्प्लॉयर पे करता है। फिर इसी तरह स्टेट के टैक्सेस हैं, स्टेट के टैक्सेस में आपके ज़्यादातर सेल टैक्स आ जाते हैं, और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट टैक्सेस हैं जो हैं वो आ जाते हैं। ये मैं अभी तेज तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कल हम ये चीज़ें देख चुके हैं, जैसे हम रिव्यू कर रहे हैं इसका। तो अगर कोई साहब जो पहली बार आ रहे हैं तो अभी से उनके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ऑनवर्ड्स वो कल का लेक्चर रिकॉर्डेड लेके जब आप प्रॉपरली एनरोल हो जाएंगे तो आपको एलएमएस प्ले का उसमें आप लेक्चर देख के आप तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। इनविल टैक्सेशन में मैंने जो जैसा को बताया कि फॉर्म 1040 यूज करेंगे। इसमें पर्सनल टैक्स रिटर्न होती है। पर्सनल टैक्स रिटर्न में आपकी जितनी भी पर्सनल अर्निंग्स हैं और वो आपकी सारी इसके अंदर जाती हैं। अगर आप सैलरी ले रहे हैं, आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो सारी इनकम तो आपकी 1040 के अंदर जाती हैं। 1065 में आपकी पार्टनरशिप, अगर आपने कोई रजिस्टर की हुई है जिससे आप मल्टी मेंबर एलएलसी कहते हैं, तो वो उसकी रिटर्न सारी इसके अंदर जाती हैं। और ये इसी तरह जो आपका 1120 एस है, उसमें आपकी एस कॉर्प, अगर आपने अपने टैक्स स्टेटस है बेसिकली ये आप एस कॉर्प होता है, एक टैक्स का स्टेटस होता है। तो अगर आपने उसमें अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है तो उसके अंदर आपकी इनकम जारी होती है। 1065 और 1120 इसमें होता ये है कि इसके अंदर कोई टैक्स नहीं लगता। इसमें क्या होता है कि आपकी इनकम में आपका पोर्शन बता देते हैं कि ये आपकी इनकम है, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है, आपका पोर्शन जो ये बनता है। 1065 पार्टनरशिप है, दो पार्टनर है या चार पार्टनर है, तो हर पार्टनर को फॉर एग्जाम्पल 1 लाख इनकम हुई, चार पार्टनर है, तो 25-25 हजार का जो है वो उनका एक K1 निकलेगा। K1 एक फॉर्म होता है जो उसमें उनका उनका पोर्शन मेंशन किया जाता है, और वो अपनी आके 1040 के अंदर उस पोर्शन को लेके जाता है और वहां पे उसके ऊपर टैक्स देता है। 1065 में और 1120 में टैक्स नहीं दिया जाता। फिर इसी तरह सी कॉर्प है जिसे आप 1120 का फॉर्म यूज करते हैं। इसकी सी कॉर्प की मिसाल आप पाकिस्तान में जिस तरह प्राइवेट लिमिटेड से ले सकते हैं जिसमें शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसकी रिटर्न जो होती है वो उस पर वो टैक्सेबल होती है, उस पर 21% फ्लैट आपका टैक्स लग जाता है। और उसके बाद फिर आगे डिविडेंड मिलता है, जो डिविडेंड इनको मिलता है वो आगे अपने 1040 में लेके जाते हैं, और उसके अंदर फिर वो अपना टैक्स डिविडेंड वाले भी पे करते हैं। आईआरएस के बारे में हमने थोड़ा सा कल डिस्कस किया था कि आईआरएस क्या है। जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर है, इस तरह यूएस में आईआरएस है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। ये आपका जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट टैक्स से रिलेटेड की लॉ की फेडरल टैक्सेस की जो लॉस की इन्फोर्समेंट है वो उसको डील करता है, टैक्स कलेक्शन को डील करता है, ठीक है। ऑडिट्स वगैरह कंडक्ट करता है, जो टैक्स पेयर्स ने अपनी रिटर्न जमा की होती हैं उनके ऊपर टैक्सेस का ऑडिट कंडक्ट करता है कि उन्होंने अगर कोई उनको कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है तो उसके ऊपर फिर वो ऑडिट कॉल किया जाता है, और उस डिस्क्रिपेंसी को या तो वो फिर जस्टिफाई किया जाता है या फिर उसको ठीक किया जाता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जी हाउ डू फेडरल इनकम टैक्स वर्क। तो द टैक्स यूएस इसमें कैसे होता है कि वो उसका जो आईआरएस का वर्किंग सिस्टम है वो किस तरह वर्क किया जाता है, ठीक है। उसमें आईआरएस जो है वो मुख्तलिफ तरह की अर्निंग्स के ऊपर, जिसमें इंडिविजुअल की अर्निंग्स होती हैं, कॉर्पोरेशन की अर्निंग्स होती हैं, ट्रस्ट की या अदर लीगल एंटिटीज की अर्निंग्स होती हैं, उसके ऊपर टैक्सेस इम्पोज करता है। और उसके ऊपर वो अर्निंग्स किस किस तरह की हो जाती हैं, जैसे आपकी वेजेस हो गई, आपकी सैलरीज हो गई, कमीशन हो गया, बोनस हो गए, आपकी टिप्स हो गई, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में, वो अर्निंग्स हो गई। और इसी तरह अनअर्न इनकम, जिसमें मैंने आपको कल एग्जांपल एक दी थी, जैसे आपका जो है एलिमोनी की एग्जांपल एक समझ लें आप। तो इस मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस इम्पोज जो होते हैं वो किस इनकम पे कौन सा टैक्स कितना टैक्स लगेगा, वो सारे ये फेडरल टैक्सेस को आईआरएस देखता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो जो आईआरएस का जो वहाँ पे जो टैक्सेशन चल रहा है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन चल रहा है। मतलब आपकी इनकम ज़्यादा है आपको ज़्यादा टैक्स मिलेगा,
आपको रिबेट्स, आपको क्रेडिट्स कम मिलेंगी। और अगर आपकी इनकम कम है तो आपको कम टैक्स देना होगा और आपको क्रेडिट्स ज्यादा मिलेंगे। क्रेडिट्स क्या होते हैं? जब आपकी टैक्सेबल इनकम निकलती है तो उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उस टैक्स को कम करने के लिए आपको कुछ क्रेडिट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी 10,000 इनकम थी, उसके ऊपर आपका 2,000 टैक्स बना, तो साथ में आपको कुछ क्रेडिट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1,000 का, 2,000 का, 4,000 का। अब उसमें क्रेडिट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिसमें रिफंडेबल क्रेडिट्स भी होते हैं कि अगर आपका क्रेडिट माइनस करने के बाद आपकी अमाउंट बच जाती है तो वो आपको रिफंड किया जाता है। और कुछ नॉन रिफंडेबल क्रेडिट्स होते हैं कि वो सिर्फ आपकी टैक्स लाइबिलिटी को ही कम करते हैं, लेकिन अगर वो एक्सेस में है और आपका टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो गई है तो आपको रिफंड नहीं मिलता। ये जो इंडिविजुअल टैक्सेशन है ये 10% से 37% तक वेरी करती है। आगे जाके हम इसका एक चार्ट भी देखेंगे कि कितनी इनकम के ऊपर कितनी टैक्स जो है वो लग रहा होता है। अच्छा, इसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ना जो फाइलिंग का सिस्टम है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे जो है आपका टैक्स का स्टेटस होता है वो डिसाइड करता है कि आपके ऊपर क्या आपको रिबेट्स मिलेंगे, क्या क्रेडिट्स मिलेंगे और क्या आपका टैक्स बनेगा। वहाँ पे 5 किस्म के फाइलिंग स्टेटस होते हैं, ये हम आगे जाके आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसी तरह वहाँ पे मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड्स भी हैं कि कितनी टैक्स की जिस तरह पाकिस्तान में आप लोग अगर देखते हैं जी 6 लाख का सैलरी में कोई टैक्स नहीं है, इस तरह वहाँ पे भी कुछ थ्रेशोल्ड है कि जिसके ऊपर आपके टैक्स का रिक्वायरमेंट आज शुरू स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, ये हमने कल एक देखा था आपका कि अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, वो 1 डॉलर से लेके 11,000 डॉलर तक है तो आपके ऊपर 10% टैक्स लगेगा अगर आपका स्टेटस सिंगल है। तो मैंने अभी आपको बताया ना पीछे के जो टैक्स के स्टेटस होते हैं वहाँ पे 5 तरह के टैक्स के स्टेटस चलते हैं। एक सिंगल चलता है, एक मैरिड फाइलिंग जॉइंटली चलता है, एक मैरिड फाइलिंग सेपरेटली चलता है, एक हेड ऑफ हाउसहोल्ड चलता है, ठीक है। और इसी तरह आपका एक होता है क्वालिफाइंग स्पाउस, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप का एक स्पाउस मर गया है तो आपको 2 साल तक अलाउ किया जाता है कि आप उस हेड के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल करें, अनलेस कि आपने उस विद इन 2 इयर्स आपने दोबारा शादी ना कर ली हो। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ रेट्स हैं, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये रेट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाए जा रहे हैं, ये चार्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया जा रहा है। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि अच्छा ये चीजें होती हैं। क्योंकि एक्चुअल में जब आप इंशाल्लाह फाइल करना स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर को यूज करना शुरू करेंगे, उसके अंदर जब आप डाटा पुट करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर खुद ही आपको सारा कुछ कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देख सकते हैं कि 10% से लेकर 37% तक ये वेरी कर रहा है। तो आपको जितनी इनकम आपकी बढ़ती जा रही है आपका टैक्स का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब रिक्वायर्ड फाइलिंग थ्रेशोल्ड्स वगैरह जो है ये आपकी जो ग्रॉस इनकम होती है उसके अगेंस्ट थ्रेशोल्ड्स होते हैं। अब डिफरेंट फाइलिंग स्टेटस जो है उनके डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स हैं, वो मैंने आपको ये पीछे दिखा दिए, ठीक है, ये आपके थ्रेशोल्ड्स हैं। अच्छा, अब इनके फाइलिंग स्टेटस क्या है वो मैंने आपको बताया। एक आपका सिंगल होता है, एक हेड ऑफ हाउस होल्ड होता है, एक मैरिड फाइलिंग जॉइंटली होता है, एक मैरिड फाइलिंग सेपरेटली होता है, और एक क्वालिफाइंग विडो विद विडो या विडोअर विद अ डिपेंडेंट चाइल्ड, ठीक है। ये मुख्तलिफ स्टेटस होते हैं। इसमें मुख्तलिफ आपको ना बेसिकली होता है ये कि जब आपकी इनकम जो आपकी ग्रॉस इनकम एडजस्टेड ग्रॉस इनकम निकल आती है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एडजस्टेड ग्रॉस इनकम क्या होती है। तो उसमें आपको कुछ ना वो अपनी तरफ से देते हैं कि जी आप इतनी जो है वो डिडक्शन कर सकते हैं, जिसे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। कि आप बगैर देखे, मतलब हम आपसे कोई नहीं मांगते, आपसे कोई रसीदें नहीं मांगते। आपने फॉर एग्जाम्पल आपकी 10,000 डॉलर 50,000 डॉलर तनख्वाह है, ठीक है। आपने 50,000 डॉलर पूरे साल में आपने मतलब आपके सारे वो कमा लिया। अब उसके ऊपर आपको वो ना कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे 22,000 समथिंग उसका रेट है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये आप माइनस कर लो और उस माइनस करके जो पीछे रकम बचेगी उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई स्पेशल एक्सपेंसेस किए हैं जिसको आइटमाइज डिडक्शन कहते हैं, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ बताने की हद तक, अभी समझाने की हद तक बता रहा हूँ। तो फिर आप वो उसमें से माइनस करके फिर जो रकम बचती है उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। तो जो क्वालिफाइंग विडोअर है या जो मैरिड फाइनेंस जो ऑडिट कर रहे होते हैं इनको ज्यादा जो है वो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही होती है, इस वजह से ये स्टेटस जो है लोग यूज करते हैं ज्यादा। अगर लोग सिंगल हैं या मैरिड फाइनेंस सेपरेटली कर रहे हैं तो फिर उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन कम मिल रही होती है और उनको फिर ज्यादा इनकम पे टैक्स देना होता है। इसलिए वहां पे लोग प्रेफर करते हैं कि अगर वो मैरिड है तो वो मैरिड फाइनेंस जॉइंटली का स्टेटस लें ताकि उनको ज्यादा डिडक्शन मिले। अच्छा, अब इसको हम जरा डिटेल में देख लेते हैं। सिंगल स्टेटस में आप कौन कौन फाइल कर सकता है? जो बंदा अनमैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, ठीक है, या रजिस्टर्ड डोमेस्टिक पार्टनर हो, लीगली सेपरेटेड हो,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉ ऑफ द लास्ट डे ऑफ द ईयर ऑफ द टैक्स ईयर। लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर क्या होता है? 31 दिसंबर को रात 12 बजे से पहले पहले जो आपका स्टेटस होगा ना, वो आपका दिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रात को 12 बजे से पहले पहले 11:50 पे या 11:55 पे आपने शादी कर ली, ठीक है, तो आप जो फाइल करेंगे, फिर आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली पे फाइल करेंगे, आप सिंगल स्टेटस से फाइल नहीं करेंगे। और अगर 11:50 पे आपकी तलाक हो गई है और वो फाइल हो गया प्रॉपर, तो फिर आप 11:50 पे आप सिंगल स्टेटस पे फाइल करेंगे, फिर आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली नहीं करेंगे। तो ये देखा जाता है लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर के ऊपर कि आपका स्टेटस क्या है, उस स्टेटस के ऊपर आपका रिटर्न फाइल होती है। अभी आप लोगों ने सिर्फ सुनना है, ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर बोmbardment ऑफ नॉलेज हो रही होगी, आप लोग परेशान हो रहे होंगे, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी ये बहुत क्लासेस हैं, अभी ये चीजों को बार बार रिवाइज होंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग साथ साथ इन डिटेल डेवलप करते जाएंगे। तो आप लोग परेशान काइंडली प्लीज ना होइएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आ रही है और आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि ये इतनी सारी चीजें इसमें है, ये आगे कैसे करेंगे। ये बहुत सिंपल चीजें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इनको अपने हाथ से करेंगे, जब हम थर्ड या फोर्थ क्लास में इंशाल्लाह हम एक रिटर्न करना सीखेंगे, तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ हलवा है ये, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप परेशान ना होइए। फिर ज्वाइंट स्टेटस फाइलिंग, स्टेटस मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में ये होता है कि अगर आपने शादी कर ली है और आप 12 दिसंबर को मैरिड है, तो फिर आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में करते हैं, आप अपनी और अपनी स्पाउस की रिटर्न इकट्ठी फिल करते हैं, ठीक है, दोनों। फॉर एग्जांपल, अगर एक आपकी स्पाउस हाउस वाइफ है और आप अर्निंग कर रहे हैं, तब भी आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करेंगे, ठीक है, उसमें आपकी अर्निंग हो रही होगी और आपको ज्यादा जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही होगी। और अगर आप दोनों अर्निंग कर रहे हैं, तब भी आप दोनों दोनों इकट्ठी एक ही इनकम में फाइल करेंगे, ठीक है। फिर फाइलिंग एंड मैरिड फंड ज्वाइंटली में आप कपल्स जो होते हैं, वो उनको एग्जम्पशन और डिडक्शंस उसके अकॉर्डिंगली उन्हीं की रिटर्न के हिसाब से मिल रही होती हैं कि अगर वो जो उनका स्टेटस होता है। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ भी अ जॉइंट टैक्स, ये देखिए अ जॉइंट टैक्स रिटर्न ऑफन प्रोवाइड्स अ बिगर टैक्स रिफंड और अ लोअर टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, मैरिज फाइलिंग जॉइंटली इज बेस्ट इफ ओनली वन स्पाउस हैज सिग्निफिकेंट इनकम। जो मैंने अभी बात की कि एक आपकी हाउसवाइफ है और एक कमा रहे हैं, या हस्बैंड जो है वो घर पे होता है, बच्चों को देखता है, और वाइफ कमा रही है, तो क्योंकि वहां पे तो इस तरह का सिस्टम नहीं है, वहां पे तो लोग दोनों ही कमा रहे होते हैं, तो वो आपको ज्यादा डिडक्शन जो है वो आप अवेल कर सकते हैं और आपको कम टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। If both sources work and the income and itemized deductions are large and very unequal, it may be more advantageous to file separately। ठीक है, इंशाल्लाह ये आपको जब आप लोग का ग्रुप बन जाएगा, ये आपको ये सारी जो है स्लाइड्स मिल जाएंगी, आप इनको पढ़ के आप स्टडी कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मैरिड फाइलिंग सेपरेट में ये होता है कि आप मैरिड हैं लेकिन आप कहते हैं मैंने हमने फाइल नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अक्सर लोग होते हैं उन्होंने डिवोर्स जो है वो फाइल की होती है, लेकिन अभी वो मेच्योर नहीं हुई होती, या वो खुद ही अलग रह रहे होते हैं। नुमान सही साहब, 2 मिनट दीजिएगा, मैं ये तरह स्टेटस कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपका सवाल लेता हूँ, ठीक है। ओके सर। मैरिड फाइलिंग, जी जी, हैंड आप रेज रखिए, कोई ऐसा मसला नहीं। उसमें ये होता है कि आपने मैरिड कपल्स हैं लेकिन आप जो है ना अपनी इनकम अलग अलग है। अब उसमें मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दी है, या वो चाह रहे हैं कि यार मैं अपने एसेट्स नहीं शो करना चाहता अपनी वाइफ को, क्योंकि आपको पता है वहां पे अगर आप डिवोर्स फाइल कर रहे हैं तो आपको अपने एसेट्स का हाफ देना पड़ता है अपनी वाइफ को ना। तो इसलिए वो लोग भी वहां पे कुछ हैं वो कोशिश करते हैं कि हम सेपरेट लेके आएं। वो कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्रीफाइस कर लेते हैं, लेकिन हम अपने अलग अलग फाइल करेंगे और उसमें हम अपनी चीजें जो है ना वो नहीं शो करेंगे। या उन्होंने डिवोर्स फाइल की हुई है और वो चाह रहे हैं कि जी यार अब हमने जो है अपने नहीं करना, अलग करना है, तो अभी डिवोर्स प्रॉपरली फाइल नहीं हुई है, तो वो लेकिन अभी जो है उनका लीगल स्टेटस वो मैरिड ही शो हो रहा है, तो वो भी तब भी मैरिड फाइलिंग सेपरेटली का स्टेटस पे भी फाइल कर सकते हैं। अच्छा, क्वालिफाइंग विडोअर विद डिपेंडेंट चाइल्ड में क्या होता है जी, आपका स्पाउस जो है वो मर गया है, अब दूसरा स्पाउस जो है उसके पास बच्चा भी है और उसने उनका ख्याल भी करना है, तो उनको 2 साल तक मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली वाले राइट्स दिए जा रहे होते हैं। मतलब फाइल वो एक सिंगल पर्सन कर रहा होता है, लेकिन उसको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही होती है वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली वाली मिल रही होती है। तो उसको एक जो है ना हुकूमत की तरफ से एक एडवांटेज दिया जा रहा होता है कि क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम हो रही होती है, तो ऑब्वियसली उनको वो इस तरह से कंपनसेट कर रहे होते हैं। During the year in which a spouse dies, the surviving spouse can typically use the joint filing status for the 2 tax years following the year of a spouse death. The surviving spouse can file as a qualifying surviving spouse. ठीक है? While the surviving spouse cannot continue to claim an exemption for the deceased spouse, they may claim the standard deduction for a married couple filing jointly. यही मैंने आपको बताया कि वो उनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है डबल मिल रही होती है, मतलब फाइलिंग मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली वाले स्टेटस की
डिडक्शन मिल रही होती है। ये भी आगे हम डिडक्शंस देखेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा, सॉरी। मेरिट, हाँ जी, द टैक्स ब्रैकेट इनकम रेंजेस फॉर द सर्वाइविंग स्पाउस इज द सेम एज फॉर मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, वही मैंने आपको अभी पहले ही बताया। अच्छा, हेड ऑफ हाउस होल्ड जो है वहां पे भी एक फाइलिंग स्टेटस है, वो क्या होता है? हेड ऑफ हाउस होल्ड इज अ सिंगल और अनमैरिड टैक्स पेयर, ठीक है, सिंगल है या अनमैरिड टैक्स पेयर है, हु पेज एटलीस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग देयर हाउस होल्ड एंड लिव्स विद अदर क्वालिफाइंग फैमिली मेंबर्स। क्योंकि वहां पे आपको पता है वहां पे अलग रहने का रिवाज है, तो वहां पे लोग जहमत नहीं करते। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं, जिसमें आपके फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई आपका भतीजा भांजा रह रहा है, या आपके साथ आपका कोई बच्चा है वो रह रहा है, क्योंकि वहां पे तो आपको पता है कि शादी हो ना हो बच्चे वहां पे होते हैं, तो और या आपके पेरेंट कोई है, वो ज्यादातर तो लोग वैसे वो लोग उनको ओल्ड हाउस पे भेज देते हैं, लेकिन अगर कोई है नेक नियत बंदा और वो अपने पेरेंट्स अपने साथ रख रहा है, तो वो फिर हेड ऑफ हाउस होल्ड के हेड में वो फाइल करता है। और इसके लिए रिक्वायर्ड ये होता है कि वो अपनी सैलरी का जो है 50% से ज्यादा, मतलब अपनी इनकम का 50% से ज्यादा जो है ना, जो मतलब जो घर का खर्चा है, वो 50% ज्यादा जो है वो अपने घर वालों का जो खर्चा है वो 50% ज्यादा कर रहा है उनका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उनका जो खर्चे आ रहे हैं, अगर वो $10,000 आ रहे हैं, तो वो 5,000 से ज्यादा उनका जो खर्चा है वो खुद बेयर कर रहा है। कुछ वो खर्चा वो बेयर कर रहे हैं और बाकी हाफ से ज्यादा खर्चा वो बेयर कर रहे हैं, तो ये हेड ऑफ हाउस होल्ड फाइलिंग स्टेटस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट द टैक्स पेयर मस्ट हैव पेड मोर देन हाफ ऑफ द टोटल हाउस होल्ड बिल्स, ठीक है। अगर घर का खर्चा 10,000 है तो 5,000 से ऊपर ज्यादा वो दे रहा है, तो वो हेड ऑफ हाउस होल्ड का स्टेटस होगा, इंक्लूडिंग रेंट और मॉर्गेज, यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, ग्रोसरीज, रिपेयर्स एंड अदर कॉमन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। Some examples of qualifying family members include a dependent child, grandchild, siblings, grandparent, and anyone else who can claim as an exception, ठीक है। मैंने आपको ये बताया, साथ में कोई डिपेंडेंट चाइल्ड है, कोई भांजा भतीजा है, कोई सिबलिंग है, कोई ग्रैंड पेरेंट है, कोई पेरेंट है, तो वो आप अगर उनके साथ रह रहे हैं, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड में आ जाएंगे। हेड ऑफ हाउस होल्ड बेनिफिट फ्रॉम अ लोअर टैक्स रेट, ठीक है, उनको टैक्स रेट भी जो है वो कम हो रहा होता है, उनको बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो ज्यादा मिल रही होती है। सिंगल से उनको ज्यादा मिल रही होती है, लेकिन मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली से वो उनको कम मिल रही होती है, उनको मिड रेंज में उनको डिडक्शन मिल रही होती है। अच्छा, ये देखिए आपके ये फाइलिंग स्टेटस है, ठीक है। अब यहाँ पे है टॉपिक के, हाँ पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि अगर इस जहां तक जो भी पढ़ा है यहाँ से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। नुमान भाई का कोई क्वेश्चन आ रहा था इस टॉपिक से अगर रिलेटेड है तो प्लीज बताइए। जी सर, ये फाइलिंग स्टेटस वाली स्लाइड पे, सेकंड स्लाइड पे। जी मैं आ गया, ये वाली, इससे पिछली, ये वाली, ठीक है। इससे नेक्स्ट सर, ये वाली, ये वाली। अच्छा, इसमें पॉइंट 2 में आपने लिखा है अ जॉइंट टैक्स रिटर्न ऑफन प्रोवाइड्स अ बिगर टैक्स रिफंड और लोअर टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की आप लास्ट टाइम चेक करें, लास्ट सेंटेंस इसमें लिखा है इट मे बी मोर एडवांटेजेस टू फाइल सेपरेटली। दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली इज बेस्ट इफ ओनली वन स्पाउस हैज सिग्निफिकेंट इनकम, ठीक है। अगर देखें दो दो बंदे हैं, दोनों कमा रहे हैं लाख लाख रुपया, ठीक है, तो वो चाहे सेपरेटली करें चाहे जॉइंटली करें, उनको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन वो बराबर मिलेगी, ठीक है। वो मैं आपको भी आके दिखाता हूँ। लेकिन अगर एक बंदा घर में कमा रहा है और एक जो है वो घर पे बैठा हुआ है, तो फिर वो सेपरेटली करेगा तो ऑब्वियसली उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कम मिलेगी, अगर वो जॉइंटली करेगा तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा मिलेगी, डबल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही होगी। तो बेसिकली वो लोग, ये बेसिकली इंसेंटिव दिए जाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो टैक्स रिटर्न फाइल करें। So if both spouse work and the income of an itemized are large and very unequal, it may be more advantageous to file separately. For example, अगर आप की तो दोनों अगर कमाते एक हैं, अर्न कर रहा है तो फिर सेपरेट फाइल करें। अगर एक अर्न कर रहा है तो वो मेरिट फाइलिंग जॉइंटली ज्यादा उसको बेहतर रहेगा, लेकिन अगर दोनों अर्न कर रहे हैं और उनकी तो फिर जो है वो आप सेपरेट भी अगर फाइल करते हैं, तो वो अगर वो इसमें आइटमाइज डिडक्शन का एक टॉपिक है ना बेसिकली, आइटमाइज डिडक्शंस, तो ये आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा ये आइटमाइज डिडक्शंस क्या होती हैं, तो उसमें फिर आपको ये चीज जो है ना क्लियर हो जाएगी कि अगर सेपरेट करने में उनको ज्यादा फायदा हो रहा होता है कि वो आइटमाइज डिडक्शंस क्लेम करें या स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करें। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है कि आपसे वो पूछते कुछ नहीं है, वो कहते हैं भाई आपकी ये इनकम कल आपने बताया था। इतनी है, आपको इतनी माइनस कर दी और अब आप बकाया इनकम के ऊपर आप टैक्स देते हैं। स्टैंडर्ड आइटमाइज डिडक्शंस में ये होता है कि जैसे आपने मॉर्गेज
के खर्चे किए हैं, या कुछ और खर्चे ऐसे हैं जो कि आपको आइटमाइज डिडक्शन में अलाउ की जा रहे होते हैं कि भाई आप ये जो है अपने खर्चों में से माइनस करके, तो जो बकाया आपकी अमाउंट बचती है आप उस पर टैक्स देते हैं। तो उसके लिए फिर ये होता है कि आप, अगर आप आइटमाइज डिडक्शन वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो फिर आपको जो है ना, वो जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो बिल्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको 3 साल या 5 साल तक अपने पास रखने होते हैं, तो ताकि इनकेस अगर आईआरएस आपका टैक्स का ऑडिट करे तो फिर आप वो शो कर सकें। तो लोग वहां पर जहमत नहीं करते कि यार कौन जमा करे ये डॉक्यूमेंट्स को संभाल संभाल के रखे, तो वो कहते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन पे जाते हैं और हम जो है आइटमाइज डिडक्शन को जहमत नहीं करते। तो ये उन लोगों के लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ है कि अगर आप आइटमाइज डिडक्शन लेना चाह रहे हैं तो, और आप तो फिर आप सेपरेटली पे आपको ज्यादा फायदा हो रहा होता है। ठीक है जी, खावर सिद्दीक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक सिनेरियो डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मतलब वहाँ पे स्पाउस अलहदा रह रहे हैं ठीक है। और उसमें से एक स्पाउस जो है वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड अपने फादर को या अपने भाई को बना के तो हम्म। रिटर्न फाइल कर। हम्म। अब दूसरा स्पाउस जो है वो क्या मैरिड फाइलिंग सेपरेटली फाइल करेगा या सिंगल करेगा? वो बेहतर फिर कौन सा इसमें से वो भी मेरिट फायरिंग सिनेरियो? सेपरेटली करेगा। वो मेरिट फायरिंग सेपरेटली करेगा। इन केस अगर वो सिंगल कर देता है उसको रिटर्न को फाइल, फिर उस देखिए, सूरत में क्या हो सकता हाँ देखिए, हेड ऑफ हाउस होल्ड में देखें आपका क्या है, आप सिंगल हो या अनमैरिड हो, तब आप हेड ऑफ हाउस होल्ड में जा सकते हैं। अगर आप मैरिड है ना, तो फिर आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में जाएंगे या आप सेपरेटली में जाएंगे। आपका अगर लीगल स्टेटस जो वहां पे शो हो रहा है वो मैरिड है, तो फिर आप या तो फाइलिंग ज्वाइंटली कर सकते हैं या सेपरेटली कर सकते हैं। आप हेड ऑफ हाउस होल्ड में नहीं जा सकते। हेड ऑफ हाउस होल्ड में जाने के लिए है? आपको सिंगल या अनमैरिड होना पड़ेगा, मतलब आपको हाँ बिल्कुल डिवोर्स होना ठीक। पड़ेगा। ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन ये सिनेरियो डिस्कस हुआ है इस वजह से मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। तो अच्छा, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप सिंगल हैं, अंडर 65 हैं, तो आपको की जो ग्रॉस इनकम अगर 13,850 से ऊपर है, तब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, आपको रिक्वायर्ड है टैक्स रिटर्न फाइल करना। और अगर आप 65 हैं और ओल्डर हैं और आपकी ग्रॉस इनकम 15,700 है, तो आपको रिक्वायर्ड है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। ठीक है। इसी तरह अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड हैं, अंडर 65 हैं और आपकी इनकम जो है वो 22,800 है, तो आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। और अगर आप 65 ओल्डर हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा इनकम का मार्जिन बढ़ा दिया है, 22,650 कर दिए। फिर इसी तरह मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली में आप देखेंगे, 13,850 सिंगल का था, और ज्वाइंटली में वही अंडर 65 के लिए उन्होंने 27,700 कर दिए। ठीक है। और अगर वो 65 और ओल्डर है और एक है, तो वो 29,200, और अगर दोनों कमा रहे हैं तो 30,700 तक हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह मेरिट फाइलिंग सेपरेटली है, तो फिर तो कोई एज भी हो, अगर आप $5 से भी ऊपर कमा रहे हैं तो आपको उसमें है। और क्वालिफाइंग सर्वाइविंग में अगर आप अंडर 65 हैं तो 27,700, और अगर आप 65 एंड ओल्डर हैं तो फिर 29,200। अब ये देखें, ये बेसिकली क्या है, ये वही स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो आपको मिल रही होती है, क्योंकि आपको अगर सिंगल है या आप मेरिट फाइलिंग सेपरेटली कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही होती है 13,850। तो अगर आपकी इनकम ही 13,850 है, तो आप 13,850 आपको वो मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी, आपके पीछे इनकम रह जाएगी जीरो। तो उसके ऊपर आप फिर, आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, लेकिन लोग करेंगे। उसकी वजह क्या है, आपको मुख्तलिफ क्रेडिट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं तो आपको चाइल्ड क्रेडिट मिल रहा होता है $2,000 का, और वो रिफंडेबल होता है। तो क्या होगा, वो कहेगा भाई मैं, अगर मेरी इनकम फॉर एग्जाम्पल 13,850 है, या 13,900 भी समझ लें, ठीक है, और उसको, उसने 13,850 क्रेडिट ले लिया, 150 की इनकम के ऊपर उसको थोड़ा सा टैक्स लग गया, तो वो क्या करेगा, वो 2,000 को जो आपका टैक्स बनता था, क्रेडिट मिलता था, वो आपको मिलेगा पीछे। फॉर एग्जाम्पल चले, हाँ हम समझते हैं कि जी 150 के पीछे उसको 50 रुपये टैक्स बढ़ गया। ठीक है, तो 100 रुपया जो है वो तो 2,000 में से कम हो गया क्रेडिट में, अब 1,900 का वो रिफंड क्लेम कर लेगा। उल्टा आईआरएस, बजाय इसके कि आप आईआरएस को पैसे देते हैं, आईआरएस आपको 1,900 रुपये दे रहा होगा, $1,900 दे रहा होगा कि ये लो भाई अपने टैक्स क्रेडिट ले लो। तो लोग इसलिए वहां पे जो है टैक्स रिटर्न को फाइल करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको टैक्स क्रेडिट्स बहुत मिल रहे होते हैं। फिर इसी तरह आपका मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है या क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस है, तो आपको 27,700 तक आपको जो है वो
स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही होती है। तो अगर आपकी इनकम 27,700 तक है तो आप को वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, आपकी पीछे इनकम जीरो रह जाएगी। और हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए वही 20,800 हो गया। तो अगर आपकी इनकम इतनी होगी और इतनी ही आपको डिडक्शन मिल जाएगी तो आपको पीछे इनकम जीरो रह गई या नेगेटिव हो गई। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इससे कम है इनकम आपकी, तो फिर आपको उसमें कुछ नहीं बच रहा होता। तो आप लोग फिर वहां पे क्रेडिट्स के थ्रू जो है ना, वो कहते हैं कि हम क्रेडिट्स को अप्लाई करते हैं, क्रेडिट्स लेते हैं। उसमें जैसे आपके बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो वो आपको उसका जो है क्रेडिट मिल रहा होता है बच्चों के पढ़ाने का। उसके लिए 1098T फॉर्म होता है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा होता है आपके बच्चे के बिहाफ पे। तो आपने जो खर्चे उस पर किए होते हैं उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिल रहा होता है। तो वो लोग क्रेडिट जो है उसमें से कुछ पोर्शन रिफंडेबल होता है, कुछ अनरिफंडेबल होता है, नॉन रिफंडेबल होता है। तो फिर आपको रिफंडेबल आप उसके ऊपर क्लेम करके तो आप क्रेडिट ले लेते हैं। हमजा भाई 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा हाँ, ड्यू डेट्स, ठीक है। अब हाँ, यहाँ तक कोई सवाल अगर किसी का। अ, जी आबिद बशीर साहब। आबिद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर। वालेकुम सर ये सलाम। मैं पूछ रहा था, ये जो इसकी अमाउंट लिखी हुई है टैक्स थ्रेशोल्ड के तौर पर, ये एनुअल इनकम है या क्वार्टरली इनकम है, ये एनुअल क्या एनुअल है एनुअल, इसकी? सालाना। एनुअल है। सालाना। ठीक। जी मोहम्मद हमजा साहब। सर ये जो हेड ऑफ हाउस होल्ड वाली स्लाइड थी, ये मेरी थोड़ी सी मिस हो रही थी, आप से ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हेड ऑफ हाउस होल्ड क्या है? एक बंदा है वो, या तो सिंगल है, ठीक है, या डिवोर्स्ड है, मतलब डिवोर्स होने के बाद वो सिंगल पे ही आ जाता है ना, ठीक है, अनमैरिड में आ जाता है। और वो अकेला नहीं रह रहा, उसके साथ कोई और भी रह रहा है, डिपेंडेंट रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसका कोई भांजा भतीजा रह रहा है, ठीक है, उसके कोई ग्रैंड पेरेंट है, उसके सिबलिंग्स हैं, कोई उसको कोई बहन भाई साथ उसके रह रहा है, जिनके वो खर्चे 50% से ज्यादा उसके खर्चे वो उठा रहा है। काइंडली म्यूट कर लीजिएगा अपने माउस, माइक म्यूट कर ले काइंडली। जी। तो उसके साथ कोई बंदा रह रहा है जो कि उसका फैमिली मेंबर है, जैसे कि आप, कोई बच्चा है, कोई ग्रैंड चाइल्ड है, कोई सिबलिंग है, कोई ग्रैंड पेरेंट है, जिसके वो खर्चे 50% ज्यादा खर्चे वो खुद उठा रहा है। तो वो फिर हेड ऑफ हाउस होल्ड का स्टेटस में उसको फाइल करेगा। जी ठीक है सर। ठीक है। जी तौसीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन से पिछला जो स्लाइड है सर, जरा उस पे आ जाए। स्टैंडर्ड डायरेक्शन से पिछला स्लाइड जी कौन सर, ये सा वाला? वाला। जी जी, ये ये वाला? सिंगल, जी जी सर। सर यहाँ पे लिखा है कि अंडर 65 एज में अगर आप 13,850 पे क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद हम्म। आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर। जी सर जी क्वेश्चन बिल्कुल। मेरे ये है कि फॉर एग्जांपल आई एम एट द एज ऑफ 40, क्वालिफाई हम्म। कर देता हूँ 13,850 के लिए, तो इसी हम्म। स्टेज पे मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर। अगले साल मेरी इनकम अगर सर इससे कम होगी तो मेरा हम्म। अपना रिटर्न अगले साल फाइल करना होगी या फिर आप वो ना नहीं करें तो करनी होगी? आप ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर देंगे तो आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, आपको रिफंड मिल रहा होगा उल्टा, आईआरएस आपको पे कर रहा होगा। अच्छा ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू वेरी सो ठीक है, मच। उसमें मुख्तलिफ तरह के क्रेडिट्स होते हैं जो कि आप ले सकते हैं। जी सर, ठीक है ठीक। सर। तो सर आपका क्वेश्चन हो गया? जी सर, बिल्कुल हो गया सर। ठीक, काइंडली हैंड डाउन कर ले। जी टेक्नो CK6N, काइंडली अपना नाम लिख लिया करें स्टार्ट करने से पहले, इस तरह अच्छा नहीं लगता, हमें भी पता लगे कि हम किस बंदे से बात कर रहे हैं। टेक्नो CK6N के नाम से कोई किसी ने हैंड रेस किया हुआ है। अब उन भाई को भी शायद नहीं पता कि मेरा हैंड नाम किससे आ रहा है। खैर, वलीद खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी, जैसे आपने हेड ऑफ हाउस होल्ड वाला जो बुलेट था उसके अंदर जो बात की थी। अच्छा, हम्म। इसके अंदर जो उनके कफील होंगे, लाइक हम्म। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसका खुद ऐसा, जैसे हम यहाँ से लोग विजिट वीजे पे जाते हैं किसी रिलेटिव के यहाँ, तो हम्म। क्या वो उसके अंदर वो ये फाइल कर सकता है कि मेरे पास रिलेटिव्स इतने आए हुए हैं, तो उसके अंदर वही चीज़ वो नहीं होगी नहीं, अडॉप्ट? वो वहां पे ना देखिए, जो रिटर्न में अगर आप कोई डिपेंडेंट होता है ना, फिर आपको उस डिपेंडेंट को का डिटेल्स शेयर करना होती है, उसका ऐसा ऐसा नंबर डालना होता है। तो अगर तो कोई रिलेटिव वगैरह कुछ आए तो वो उसमें ऑब्वियसली नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप H1B वीजा कुछ करके होता है कि मतलब इस तरह कुछ करके आप वहाँ पे रह रहे हैं, आप वहाँ पे मतलब बिजनेस करने आए हो और रह रहे हैं, और तो फिर आपको वहाँ पे ITIN नंबर प्रोवाइड किया जाता है। वो फिर आप नंबर जो है ना उसके साथ आप वो फिर उसमें मेंशन कर देते हैं उनका कि भाई ये बंदा मेरे साथ रह रहा है, अभी ये कुछ कमा कमो नहीं रहा है और मेरे सर पे रह रहा है,
तो वो फिर आप उनका कुछ ऑब्वियसली देखिए, जिस तरह पाकिस्तान में है तो कोई एनआईसी नंबर वगैरह आप डालेंगे तो ही बता सकेंगे ना ये मेरा डिपेंडेंट है, तो कोई नंबर उनके पास होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा हफ्ता बिल्कुल। 10 दिन के लिए आया है तो वो फिर उस खाते में नहीं आएगा। अच्छा, अगर उन्होंने किसी को लाइक उन्होंने किसी को स्पॉन्सर किया हुआ है तो ये इसमें भी तो खर्चा होता है, तो उसके हवाले से भी इसके अंदर कुछ होता है, एडिशन होता है कि आपने किसी को हाँ, स्पॉन्सर किया अगर है आपने किसी तो। को स्पॉन्सर किया ना तो फिर आपको मतलब बुलाया है तो ऑब्वियसली वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए बुलाएंगे ना उनको। बिल्कुल। तो ठीक है ना, तो वही उस बात। हाँ, तो फिर आप जब जब ये उनको लॉन्ग टर्म के इनिशिएट लिए होता है ये बुलाएंगे। केस, तो उस वक्त भी उनके टैक्स के अंदर इसके ऊपर फर्क पड़ता है। हाँ, अगर आप देखें ना आपने उनको लॉन्ग टर्म के लिए बुलाया है और आप उनका उनको उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं और उनका खर्चे वगैरह आप कुछ अर्से के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं और वो आपके साथ रह रहा है, ठीक है, उसके लिए जी उस बंदे का आपके साथ रहना जरूरी होता है कि उस घर में वो बंदा बिल्कुल। रह रहा हो। अगर वो तो बंदा रह कहीं इसका और रहा मतलब है तो इसका आप नहीं जरूरी कर नहीं है, सकते। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसका एसएसएन नंबर हो, बल्कि वो किसी B1 B2 वीजे पे भी अगर आया हुआ है और उसने मुझे स्पॉन्सर किया हुआ है या मैंने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है, तो उस हम्म। सूरत में मैं टैक्स के अंदर डाल सकता हूँ। हाँ, लेकिन उसके लिए उसका कोई मतलब कोई नंबर वगैरह तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न में मेंशन करना पड़ेगा ना कि ये मेरा क्वालिफाइंग डिपेंडेंट है। आगे हम अब ना अभी आपको पढ़ेंगे ना कि ओके क्वालिफाइंग ओके। डिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं, किन किन को आप ठीक। डिपेंडेंट कह सकते हैं। ठीक है ना, अब जिस तरह ये हेड ऑफ हाउस होल्ड में आ रहा है तो आप देखें ना इसमें इस गेस्ट का कुछ का डिपेंड नहीं मेंशन किया हुआ, इसमें मेंशन क्या किया हुआ है, डिपेंडेंट चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट और एनीवन हु यू कैन क्लेम एज एन एक्सेप्शन। ठीक है, अब ठीक। इसमें जो डिपेंडेंट्स हम क्लेम कर सकते हैं ना उनकी आगे हम इंशाल्लाह लिस्ट देखेंगे और उनका क्राइटेरिया देखेंगे वो कौन कौन सा है। आगे ना क्राइटेरिया बताए होते हैं कि इतने साल तक आपके साथ रहा हो, इतने दिन तक रहा हो, उसके इतने खर्चे हों, आपने ठीक है, खुद थैंक यू। बेयर किए हों, तो ये सारा इंशाल्लाह हम उसमें आगे हम देखेंगे। थैंक यू। नुमान साहब आपका क्वेश्चन हो गया था? सर एक और क्वेश्चन है। अच्छा, चलें कर लें, ठीक। सर किसी हेड ऑफ हाउस होल्ड में एक सिनेरियो है कि लाइक एक शख्स है, उसकी वो खुद भी जॉब करता है और उसकी वाइफ भी जॉब करती है, बट दे हैव हम्म डिपेंडेंट चाइल्ड्स। ठीक है, हम्म। तो फिर वो किस कैटेगरी में करेगा, मैरिड जॉब में या दोबारा बताएं, हेड ऑफ हाउस अगर वो मैरिड है तो हेड ऑफ हाउस होल्ड में कैसे चला गया? होल्ड? इसके लिए कंडीशन ये थी कि वो सिंगल होगा। हाँ जी, ये देखिए आपके सामने लिखा ओके हुआ है ना ओके, पहला, ठीक है ठीक है सिंगल ठीक और है। अनमैरिड। ठीक है, सही सही, बिल्कुल ठीक ठीक। है। जी तहसीन शहजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन था वालेकुम कि सलाम। एक बंदा है पाकिस्तान से यूएस गया हम्म और वो वहाँ जाके जॉब कर रहा है। एक तो मेरा हम्म क्वेश्चन नंबर 1 पे ये है कि एक बंदा जो एक जो टैक्स है ये सर उस इनकम पे लगेगा जो आपने सारे खर्चे करने के बाद बचेगी हम्म आपके। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है पर मंथ $10,000 कमा रहा हम्म है, एनुअली वो $1,20,000 कमा रहा है, हम्म जिसमें से $40,000-50,000 वो पीछे पाकिस्तान भेज देता है ठीक है। और बाकी $20,000-30,000 वो हम्म उसके खुद के एक्सपेंसेस हैं, घर वगैरह के, गाड़ी वगैरह के। ठीक पीछे है। बचेगा उसके पास, जो उसके पास सेविंग बचेंगी 10, 12, 20,000 जितनी बच गई, हम्म उस पे टैक्स हम्म। लगेगा या 1,20,000 पे टैक्स लगेगा? अगर हम हाँ 120 पे टैक्स लगाएंगे तो शायद उसकी सेविंग्स भी ना बचें। जी जी, अब मैं आपको बताता हूँ ना, ये यही यही आगे ना आके भी एक जो फॉर्मूला हमने कल, आप कल क्लास में थे ना, मेरे ख्याल से आप शायद। जी 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 जी, जी मैं जी, था। तो हमने कल में एक फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे। उस फॉर्मूले में था कि पहले तो आपकी जो ग्रॉस इनकम होती है उसमें कुछ आपको एडजस्टमेंट्स मिलती हैं, उसमें फिर आप आते हैं एडजस्टेड ग्रॉस इनकम के ऊपर। हम्म, उस ग्रॉस इनकम के ऊपर आपको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, कि आप इतने पैसे तो है ना, जी जी आपसे हम कोई पूछगछ नहीं करते, आप इतने पैसे अपनी इनकम से माइनस कर लें और बाकी इनकम के ऊपर आप टैक्स दे दें। और एक होती है आइटमाइज डिडक्शन, ठीक। कि वो आप कहते हैं नहीं भाई मेरे पास रसीदें हैं, मैं इनको क्लेम करना चाहता हूँ, ये रसीदें हैं, तो वो जो हेड्स उस आइटमाइज डिडक्शन के हेड में फॉल करते हैं ना, उनके उसके बाइक जैसे रिगार्डिंग अगर आपके हमने पास, गाड़ी हाँ वगैरह खरीदी है इस तरह। हाँ, वो मैं आपको भी डिटेल में आगे हम देखेंगे, तो वो आप माइनस करने के बाद जो आपकी फिर इनकम बचेगी वो आपकी जो है ना टैक्सेबल इनकम कहलाएगी, उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। ठीक है ठीक ठीक है। है। जी जिक्रिया बाइक साहब। के मतलब 12,000 है तो हमने 8,000 एक्सपेंसेस हो गए हैं, तो 4,000 रिमेनिंग है, उस पे टैक्स लग जाएगा। नहीं देखे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वही कहा 1,20,000 थी, ठीक है, आपको आपके पास अगर तो आपके पास आपने जी सडन डिडक्शन ले ली तो फॉर तो फिर आपको जो है ना उसमें 13,800 समथिंग जो है वो आपको माइनस कर देंगे, पीछे आपका कितना बच गया, आपका कोई बच गया 17 1,07,000। 1,60,000 कुछ बच गया ना, 1,08 1,06,000 कुछ बच गया।
फिर उस 1,06,000 पे जो है ना आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने आइटमाइज डिडक्शन को क्लेम की तो वो जितनी की भी होंगी, वो जहां जहां तक वो लॉ अलाउ करता है कि इतने परसेंटेज या इतने हद तक आप ले सकते हैं, तो वो आप माइनस करने के बाद फिर आप जो जितनी अमाउंट बचेगी तो आप उसके ऊपर टैक्स देंगे। जी सर, ठीक है जी, जिक्रिया थैंक यू। साहब, वेलकम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मोस्टली ऐसे भी होता है कि कुछ वहाँ पर सिटीजन होते हैं लेकिन उनकी मैरिज जो होती है वो दूसरी कंट्रीज में होती है, वो वहाँ के हम्म सिटीजन नहीं होती और उनके ठीक है। बच्चे भी बाहर रह रहे होते हैं। हम्म जैसे फॉर हम्म एग्जांपल पाकिस्तान में है और उसके हस्बैंड वहाँ पर है, तो हम्म वो हम्म। कौन सा टैक्स के थ्रेशोल्ड में जाएगा? वो मैरिड वो ज्योइंटली में सिंगल में ही जाएगा? जाएंगे, वो सिंगल में ही जाएंगे क्योंकि वो यूएस के सिटीजन नहीं है ना वहाँ पे। वो खुद तो सिटीजन है लेकिन स्पाउस नहीं है ना उसकी। हाँ वही ना, अगर मतलब अब वो बंदा गया वहाँ पे जॉब करने, ठीक है। हम अजान के बाद इसको ना कंटिन्यू करते हैं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, अजान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करते हैं इसको यहीं से। अच्छा जी, मैं अभी किन भाई के सवाल का जवाब दे रहा था, काइंडली बताइएगा। अभी मेरा सवाल किन भाई के साथ चल रहा था? जी जी, क्या भाई, ठीक है। अच्छा ये देखिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने बल्कि मेरे मोबाइल इस पे वर्किंग भी कर ली थोड़ी सी, आपको बेहतर जवाब देने के लिए। ये देखिए, ये आईरस ना इसके ऊपर बता रहा है ना कि इंटरनेशनल टैक्स पेयर फाइलिंग स्टेटस इफ मैरिड टू अ नॉन रेजिडेंट एलियन, ठीक है। इसमें ये है कि ये देखिए, आपने एक नॉन रेजिडेंट एलियन के साथ शादी की हुई है, ठीक है, तो आप अपना फाइलिंग स्टेटस कर रहे जानना चाह रहे हैं। तो वैसे तो ये है कि जो नॉन यूएस सिटीजन जो है ना, रेजिडेंट एलियन मैरिड टू अ नॉन रेजिडेंट एलियन, द फेडरल टैक्स फाइलिंग स्टेटस इज मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, ठीक है। जो सिंगल वाली उसको सहूलियात मिलेंगी, लेकिन स्टेटस उसका होगा मैरिड फाइलिंग सेपरेटली वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपने ज्वाइंटली करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको जो है ना वो उनकी इनकम भी जो है ना वो ट्रीट करना पड़ेगी। ये देखिए, ये देखिए, अगर आप उनको ज्वाइंटली लेके जाना चाहेंगे ना, तो फिर आपको उनकी इनकम जो कि फॉरेन इनकम में है, वो भी आपको अपनी टैक्स रिटर्न में लेके आना पड़ेगी, और उन्होंने जो वहां टैक्सेस दिए हैं वो भी आप उसमें से माइनस क्रेडिट्स ले सकेंगे। लेकिन उनकी जो टोटल इनकम पे फिर भी जो आपको जो टैक्स पड़ रहा होगा ना, फिर वो आपको वो टैक्स पड़ेगा। देख रहे हैं आप, देखिए सर। सर नजर तो आ रहा है लेकिन बहुत क्योंकि मोबाइल पे हूँ तो शायद वो है, आप थोड़ा सा एलुब्रेट कर दें इसको। देखें, मैं दोबारा बताता हूँ। देखें, अगर तो आपने शादी की है पाकिस्तान में किसी खातून से और आप यूएस में हैं, ठीक है, तो आप मैरिड फाइलिंग सेपरेटली का स्टेटस लेंगे, ठीक है, आप उसमें रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करूं, तो फिर आपको आपकी जो वाइफ है उनकी जो इनकम पाकिस्तान में है, अगर वो कमा रही हैं, तो वो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगी यूएस के अपनी रिटर्न के अंदर। और उसमें जो टैक्स उन्होंने पाकिस्तान में दिया होगा वो आपको क्रेडिट में माइनस हो जाएगा, जो आपकी टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगा होगा उसमें से वो टैक्स माइनस हो जाएगा। और जो बकाया इनकम आपकी टोटल ज्वाइंटली बनेगी, वो आपको जो वो उसके वो आपको जो है ना उसका टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा, अगर आप ज्वाइंटली के में जाना चाहते हैं तो। क्लियर हुआ आपको कुछ, या दूसरे तरीके से समझाऊं, मजीद और इलेबरेट करूं? सर अगर हमने फॉर एग्जांपल, मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर हमने मतलब एक पर्सन है वो यूएसए में है और उसके हम्म स्पाउस पाकिस्तान में है, अगर वो हम्म ज्वाइंटली भरना चाहते हैं तो दोनों की इनकम को वो शो करेंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, पे दोनों, बिल्कुल। स्पाउस अगर जॉब ना करती हो, हाउस वाइफ हो, तो फिर हाँ, उसको क्रेडिट आउट मिलोगे? तो लेकिन देखें, अगर वो ना करती हो तो उनकी टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में फाइल करेगी ना पहले, तो वो प्रूफ भी तो कुछ देना होगा कि वो जॉब नहीं करती। राइट राइट। ठीक है, तो वो उनकी टैक्स रिटर्न पाकिस्तान की फाइल करेंगे, जिसमें वो नेल की रिटर्न है या जो भी रिटर्न है वो फाइल करेंगे, और फिर उस पेपर वो क्रेडिट ले सकते हैं। ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर क्योंकि मेरे साथ अभी ऐसा कुछ सिनेरियो आया नहीं जिसमें मैंने वर्किंग की हो, लेकिन ये डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं अभी आपको मजीद वर्किंग करके भी आपको बताऊंगा। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जी अजीज खान साहब। जी सर, मेरे दो सवाल हैं कि एक तो आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपने बताया कि एक फिक्स्ड अमाउंट होती है कि वो फॉर इंस्टेंस 13,850 है, हम्म। ठीक है। वो और आइटमाइज डिडक्शन के आपने कहा था कि इसकी परसेंटेज होती है, तो ये बात कंफर्म है कि नहीं आइटमाइज परसेंटेज डिडक्ट। नहीं, नहीं हाँ। परसेंटेज नहीं होती।
कुछ चीजों की, ये आपके अभी आके मैं आगे चलता हूँ ना, मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ, तो वो कुछ चीजों की परसेंटेज भी होती है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो आपको पूरी पूरी मिल रही होती हैं। ये बात कंफर्म है ना कि आइटमाइज डिडक्शन में जो है ज्यादा डिडक्शन मिलती है, इनकम कम हो जाती है जी जी ज्यादा? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आपकी ठीक है, टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है उसमें। ठीक हो लेकिन गया। आपको उसके लिए रसीदें संभाल के रखना पड़ती है वहाँ की। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बड़ी एग्जाम्पल, वहाँ हाँ पे आपको हाँ देखा होगा कि वहाँ पे हाँ मोर्गेज कराने का बहुत रिवाज है ना। हाँ तो हाँ। लोग क्या करते हैं, अपना घर मोर्गेज करा के तो बैंक से लोन ले लेते हैं। तो उसके ऊपर फिर वो हम्म। जब इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, तो वो आप आइटमाइज डिडक्शन में वो इंटरेस्ट लेके लेके आ सकते हैं। ठीक है, वो ठीक अमाउंट है, आप क्लेम कर लेते हैं, लेकिन ठीक फिर है। आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन संभाल के रखना पड़ेगी। हाँ सर, ये और जो फाइलिंग स्टेटस में सबसे ज्यादा जो टैक्स रिडक्शन जिसको मिलती है वो मेरिट फाइलिंग जॉइंटली है, ये बात भी कंफर्म है? हाँ जी, सबसे ज्यादा डिडक्शन जो है ना वो मैरिज फाइलिंग जॉइंटली में मिल रही होती है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ड्यू डेट्स के ऊपर ना, कि जी मिस महामलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा सलाम। क्वेश्चन था कि अगर ये स्टडी नोट्स हमें मिल जाते और हम क्लास के बाद उसको स्टडी कर जी लेते जी जी जी, ये आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग। जब ग्रुप बनेगा ना, जब आप लोगों का हम्म। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनेगा, तो जी। आपको कल की क्लास के नोट्स और आज की क्लास के दोनों नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओ ओके। ठीक है। थैंक यू। हाँ, इसमें क्योंकि इसमें मेरा अख्तियार नहीं है कि ये आपकी जो आईसीटी की जो मैनेजमेंट है ना, वो ही उनके ऊपर है, तो ये नोट्स उनके पास अवेलेबल होंगे, और जैसे ही आपका ग्रुप बनेगा ठीक तो है। आपको ये इंशाल्लाह नोट्स साथ ही शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। शेराज सादी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये वालेकुम सलाम। पूछना है कि जो अमेज़ॉन पे होता है एलएलसी, जब हम फाइल करवाते हैं तो व्योमिंग स्टेट, ऐसे कुछ स्टेट्स उसकी जो जीरो जी टैक्स जी। फाइलिंग होती है, इससे क्या क्या मतलब है उसका, टैक्स जीरो टैक्स हाँ, फाइल? ठीक है, मैं आपको चलता हूँ, ये देखें, मैंने आपको ना शुरू की स्लाइड्स में दिखाया था, ये देखिएगा। अच्छा, ये होता ये है कि आपकी जो वहां पे है 50 स्टेट्स, ठीक है। हम्म, अब 50 स्टेट्स में ये होता है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो इनकम टैक्स नहीं चार्ज करती, क्योंकि वहां पे देखें आप फेडरल को भी टैक्स देते हैं और स्टेट को भी टैक्स देते हैं। हम्म, तो तकरीबन कोई 7 या 9 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि इनकम टैक्स फ्री स्टेट्स हैं, जिसमें आपकी वायोमिंग आ गई, आपकी फ्लोरिडा आ गई, आपकी न्यूयॉर्क आ गई, कि वहां पे अगर आप वहां के रेजिडेंट हैं तो आपको वहां की स्टेट को इनकम टैक्स नहीं देना। उसका पोर्शन कुछ कम होता है, लेकिन वो मतलब इनकम टैक्स कुछ जो है ना वो प्रोवाइड करती है कुछ स्टेट्स ना। तो हम्म, आपको ये होता है कि अगर तो आप उस स्टेट के रेजिडेंट हैं जो कि आपसे इनकम टैक्स नहीं चार्ज करती, तो फिर आपको उन स्टेट की रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ती। लेकिन अगर वहाँ के स्टेट्स आपसे इनकम टैक्स चार्ज कर रही हैं, तो फिर ये होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर पे बना रहे होते हैं तो आप वहाँ पे जब उनका एसएसएन नंबर मेंशन करते हैं, उनका एड्रेस मेंशन करते हैं, उनका जिप कोड मेंशन करते हैं, तो वो साथ ही वो जो सॉफ्टवेयर है ना उसकी स्टेट की रिटर्न भी बनाना शुरू कर देता है। और फिर जब आप ई फाइल करते हैं तो वो दोनों की दोनों रिटर्न्स आपकी इकट्ठी, आपकी फेडरल की फेडरल को और स्टेट की स्टेट को रिटर्न फाइल कर देता है। राइट। ठीक है, सो इसलिए लोग जो है ना वो हम्म, जो एलएलसीज बनाते हैं ना, खास तौर पे वो वायोमिंग प्रेफर इसलिए करते हैं कि वहां पे जो है आपकी इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ता उन स्टेट के अंदर ना। ओके, ओके, तो राइट। और जो लेकिन जो उसमें ओहायो में भी लोग करते हैं, लेकिन ओहायो में वहां पे क्योंकि आपको सेल्स टैक्स का परमिट लेना मुश्किल होता है, तो इसलिए ओहायो प्रेफर नहीं की जाती। ओहायो वो प्रेफर करते हैं जो ज्यादातर ये आपका ट्रकिंग बिजनेस या आपका आईटी वगैरह से कर रहे हो, तो वो है, वो लोग ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं। अच्छा, अमेज़ॉन पे ई कॉमर्स के लिए फिर वायोमिंग व्योमिंग ही सही ज्यादा है? वायोमिंग अच्छा, ही ज्यादा प्रेफर की ठीक है, जाती है। ओके, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह जब भी हम ये एलएलसी का बनाने का कोर्स करेंगे ना, तो हम्म, उसमें हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। फिर मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगा कि यार अगर आपने किसी को, आपके पास कोई क्लाइंट आया है कि जो एलएलसी बनाना चाह रहा है, तो आपने उसको कौन सा जो है स्टेट रेफर करनी है। बाकी मर्जी तो उसकी होगी कि उसने जिसमें भी जाना हो, क्योंकि मुख्तलिफ चीजें देखी जाती हैं कि हर स्टेट में, कि किसी स्टेट में इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इनकी रजिस्ट्रेशन, एनुअल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। अक्सर स्टेट होती है कि वो आपसे स्टार्ट में फीस ज्यादा ले लेती है, लेकिन उनकी एनुअली फी नहीं होती। कुछ स्टेट्स ऐसी अच्छा, होती है जो आपसे एनुअल स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन का फी कम ले रही होती है, लेकिन उनकी एनुअल फी ज्यादा होती है। तो ये सही है। आप देखते हैं कि आपकी कॉस्ट बेनिफिट जो है ना, आपका बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब आप करते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि आपको कौन सी स्टेट बेहतर रहती है इसके अंदर। So according to cost, what you recommend Wyoming, right? अभी आगे अमेजोन के लिए तो वायोमिंग ही चल रही है। Okay, thank ठीक है, वेलकम। you. अच्छा, अब इनकम टैक्स रिटर्न्स जब हम फाइल करते हैं तो उनकी कोई ड्यू डेट्स होती हैं, तो हाँ जी बिल्कुल होती हैं। अब उनकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं? उनकी ड्यू डेट्स होती हैं आपकी, आप उनका जो सीजन होता है ना, वो स्टार्ट, जो आपका टैक्स ईयर होता है वो होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक।
फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी 2023 गुजरा है, तो 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक जो भी आपकी अर्निंग्स होंगी वो आप उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं 15 अप्रैल तक। ठीक है, तो डाटा आपका जो है वो आना शुरू हो जाता है 31 दिसंबर के आसपास जो है वो आपका लोग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो आपकी जो लोग ये एनुअल जो आपकी वहाँ पे छुट्टियां चल रही होती हैं क्रिसमस की और ये वो सारा घूम फिर के जो भी उन्होंने करना है करके, तो फिर उसके बाद आपका 15 जनवरी के ऑनवर्ड्स जो है वो काम प्रॉपर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो लोग फाइल करना स्टार्ट कर देते हैं। मेजोरिटी जो लोग है ना जो शुरू में फाइल करते हैं वो लोग फाइल करते हैं जिनकी इनकम तो को खास नहीं होती, उन्होंने क्रेडिट्स ही लेने होते हैं, रिफंड लेना होता है आईआरएस से। तो वो ज्यादातर शुरू के लोग जो होते हैं ना वो ज्यादातर वही रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, उनको बहुत जल्दी होती है, क्योंकि जारी बात है पैसे मिलने होते हैं, जितनी रिटर्न फाइल करेंगे उतनी जल्दी आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को पता होता है कि यार हमारी इनकम ज्यादा है और हमें टैक्स देना है, तो वो जरा थोड़ा आराम आराम से करते हैं। अच्छा, उसकी जो रिटर्न होती है वो ड्यू डेट होती है वो होती है 15 अप्रैल। लेकिन ये उनके लिए होती है जो कि इंडिविजुअल की रिटर्न या जो कि सी कॉर्प की रिटर्न। ठीक है, मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ इंडिविजुअल और सी कॉर्प, जो आपका 1040 फाइल कर रहे हैं या जो आपका 1120 फाइल कर रहे हैं, ये उनकी रिटर्न के लिए डेट है 15 अप्रैल ना। लेकिन जो लोग 1065 पार्टनरशिप की रिटर्न या 1120 एस कॉर्प फाइल कर रहे होते हैं, उनकी जो लास्ट डेट होती है वो 15 मार्च होती है, एक महीना पहले। उसकी वजह ये होती है कि इसमें से क्योंकि आपने टैक्स को देना नहीं होता, तो आपने सिर्फ रिटर्न फाइल करनी होती है और उसमें से एक सर्टिफिकेट K1 जो निकलता है, जिसमें आपके जो टैक्सेबल इनकम का जो शेयर है आपका, वो आपको दिया जाता है कि भाई ये आपका शेयर है। जैसे पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं जी, 4 पार्टनर्स थे, 1 लाख इनकम थी, जो मतलब फाइनल सारे कर कटरा के एंड में 1 लाख जो थी वो टैक्सेबल इनकम निकली, और 1 लाख का जो शेयर है वो 25-25 हजार हर एक का बन जाएगा, तो 25-25 हजार हर एक का K1 में आ जाएगा। वो 25 हजार का जो K1 होगा वो फिर अपना बंदा जो है वो 1040 में लेके उसके ऊपर रिटर्न फाइल करेगा, उसके ऊपर टैक्स देगा। 1065 में वो फाइल नहीं करेगा, उसका कोई टैक्स नहीं देगा। तो इसलिए उसका 1 मंथ पहले रखा गया ताकि जिनकी भी ये सी कॉर्प एस कॉर्प है या पार्टनरशिप है वो अपना अपना पोर्शन अलग कर ले पहले से, ताकि फिर उनकी जो 1040 है उसके लिए उनके पास मजीद 1 मंथ का टाइम हो। ये इसके पीछे रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, अब अगर आप 15 लेट हो गए हैं, आपने डाटा कलेक्ट नहीं कर सके, कोई भी परेशानी थी ये थी, या आपकी जो फर्म है जिसको आपने दिया हुआ है उनके पास बहुत काम है, अब एंड टाइम पे सबको याद आ रहा है टैक्स रिटर्न फाइल करना, सब लोग आखिरी हफ्ते में जाके अपना डाटा दे रहे हैं, तो एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि वो लोग आपको अलाउ करते हैं कि आप 15 दिन जो है ना 15 अप्रैल को एक्सटेंशन, या 15 अप्रैल से पहले या 15 अप्रैल तक आप एक्सटेंशन फाइल कर लेते हैं, तो आपको 6 महीने की ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन मिल जाती है। ये ई फाइल के थ्रू भी हो जाती है और मैनुअली भी हो जाती है। इसका जो फॉर्म होता है वो होता है 4868 फॉर्म कहलाता है, तो उसके थ्रू आप इसकी एक्सटेंशन फाइल करते हैं। तो जो 15 अप्रैल को एक्सटेंशन फाइल करते हैं उनको फिर 15 अक्टूबर तक टाइम मिल जाता है कि आप अपनी रिटर्न जमा करा सकते हैं। लेकिन ये आपको से जो टाइम देते हैं वो आपको 15 अक्टूबर तक सिर्फ रिटर्न जमा कराने का टाइम देते हैं, आपको जो टैक्स की पेमेंट है वो आपको 15 अप्रैल तक लाजमी करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए वो फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं जो आपको बताते हैं कि यार आपका इतना एस्टिमेटेड टैक्स है, ये आप जमा करा दें। अगर आपका रिफंड निकलेगा तो वो आप जमा करा दें, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप रिफंड क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी वाला सिस्टम तो है नहीं कि अगर रिफंड है तो ठीक है कोई चक्कर नहीं हमने नहीं देना, लेकिन अगर टैक्स बनता है तो ले आओ। तो वहां पे ये नहीं है, वहां पे ये कि अगर आपका रिफंड बनता है तो आपको 1 महीने के अंदर आपको आईआरएस जो है 1 महीना या जो भी उसका ड्यू टाइम होता है उसके अंदर आपको आपका जो अकाउंट होता है उसके अंदर आपको पैसे वो रिफंड कर देता है। वो आपके पैसे रखता नहीं, ना वो आपसे पैसे आपको अपने पैसे छोड़ता है आपके से, ना आपको आपके पैसे अपने पास रखता है। तो अगर आपने आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी 15 अप्रैल तक तो आपको जमा करानी है, और अगर आपने जमा नहीं कराई 15 अप्रैल तो ऑनवर्ड्स फिर आपको पेनल्टी भी चार्ज करेगा और आपको इंटरेस्ट भी उसका चार्ज करेगा। तो यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं इसको। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स मस्ट फाइल ऑन बिफोर द 15th डे ऑफ द 4th मंथ फॉलोइंग द क्लोज ऑफ द टैक्स पेयर्स टैक्सेबल ईयर विच इज April 15th। 4th ईयर अप्रैल बनता है, फिर 15th आपका April 15th आपकी लास्ट डेट है। ऑटोमेटिक 6 मंथ एक्सटेंशन टू October 15th। एंड ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मतलब ये नहीं कि वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, आपको 4868 फॉर्म फाइल करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो आपको फिर ऑटोमेटिकली 6 मंथ की दे देता है। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक्सटेंशन फाइल की है तो आप 1 मंथ का टाइम ले रहे हैं, 1 हफ्ते का टाइम ले रहे हैं, आपको 6 मंथ्स का टाइम दे दिया जाता है। इज अवेलेबल फॉर दोज टैक्सपेयर्स हु आर अनेबल टू फाइल बाय 15 अप्रैल ड्यू डेट। द ऑटोमेटिक 6 एक्सटेंशन इज नॉट एन एक्सटेंशन फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एनी टैक्स ओड। ठीक है, आपने जो पेमेंट है ना वो आपको 15 अप्रैल तक ही देनी है, आपको उसकी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आपको एक्सटेंशन मिलेगी टैक्स रिटर्न फाइल करने की। टैक्सेस जो आपके आपकी लाइबिलिटी बनती है वो आपको 15 अप्रैल तक चुकानी है। वो कैसे चुकानी है, उसमें एस्टिमेटेड टैक्स का कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। एक फॉर्मूला इसमें है
वो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो आगे आपको बताया जाएगा, जिसमें आप उसके कैलकुलेशन के अगेंस्ट आप जो है टैक्स जमा करा देते हैं। लेकिन क्या उनके लिए होता है जो कि बिजनेस इनकम जिनकी है, या इनकी जिनकी साइड इनकम है। जो आपके सैलरीड पर्सन है उनकी तो ऑलरेडी वो विद होल्डिंग टाइमली कट रही होती है, तो उनको रिक्वायर्ड नहीं होता, तो उनको उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। Although granted automatically by 6 month section must be requested by the taxpayer by filing form 4868। ठीक है, होती ऑटोमेटिकली नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए 4868 फाइल करेंगे तो आपको मिलेगी। अच्छा, पेमेंट ऑफ टैक्स इवन विद एन एक्सटेंशन द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स रिमेन्स April 15, जो कि आपको बता दिया। अच्छा, गेट मनी बैक का कॉन्सेप्ट ना, बेसिकली जो आपके फाइल रिटर्न के जो बेनिफिट्स हैं ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि अगर आप फाइल रिटर्न रिटर्न आप फाइल करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। अच्छा, हम बेनिफिट्स फाइल करने से पहले अगर किसी का कोई सवाल हो जो हमने अभी पीछे पढ़ा है ड्यू डेट्स के मुतालिक, सर ड्यू डेट के मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिएगा। जी शराज सादी साहब। सर ये जो हम फाइलिंग करते हैं, एक क्वार्टरली और एक फेडरल फाइलिंग होती है साल में एक दफ़ा। कुछ स्टेट में जो है, व्योमिंग में पर ईयर है। तो इस जो एक्सटेंशन है, इसे क्या आप क्या ले रहे हैं मुराद के हम नहीं जो। नहीं, ये देखिए, ये वो जो आपकी होती है ना, एक होती है आपकी स्टेट की रिटर्न। ठीक हम्म है, वो आपकी एनुअल बेसिकली वो होती है कि आपने एनुअली जो है ना उनको रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है, वो एनुअल सब्सक्रिप्शन या कह लें जो भी है, उनकी जो एनुअल फाइलिंग फी होती है वो आपने जमा करानी होती है। वो एक अलग हम्म चीज है। ये जी आपकी जो है, ये आपकी इंडिविजुअल, हम इस टाइम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल या कोई कंपनी या बिजनेस की जो टैक्स रिटर्न का टाइम है ना, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं, या आप बिजनेस करते हैं, आपने सिंगल मेंबर एलएलसी रजिस्टर की हुई है, या आपने सी कॉप रजिस्टर की हुई है, आप किसी सी कॉप के शेयर होल्डर है। ठीक है, हम्म तो ये उस उनकी रिटर्न जो है उसकी ड्यू डेट जो है वो 15 अप्रैल है। और अगर आपने कोई पार्टनरशिप बनाई हुई है 1065 की रिटर्न जो है उसकी ड्यू डेट जो है वो 15 मार्च है। और अगर आप कोई आपने अपना जो है सिंगल मेंबर एलएलसी है या जो भी है, या सी कॉर्प भी है, और आपने एक टैक्स स्टेटस वहां पे होता है एस कॉर्प का स्टेटस ना, वो आपने हम्म लिया हुआ है, वो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स से बचने के लिए लिया जाता है। तो वो मैं आपको आगे इंशाल्लाह डिटेल ओके में एक्सप्लेन करूंगा। तो वो फिर आपकी रिटर्न जो डेट है वो 15 मार्च होती ओके राइट थैंक। है। जी सैयद जिशान अली साहब। सर पूछना ये था कि ये जो 15 अप्रैल से पहले हम जो टैक्स पे करेंगे, तो ये सिर्फ अमाउंट पे करेंगे या 1040 का फॉर्म भी पे करेंगे? नहीं, सिर्फ अमाउंट पे करेंगे आप। अमाउंट पे करते हैं। 1040 ठीक का है जब सर। आप जिस टाइम आप फाइल करेंगे उस टाइम आप 1040 का फॉर्म फाइल करेंगे, जिस टाइम आप अच्छा, रिटर्न यानी फाइल करेंगे रिटर्न वो फाइल उस टाइम करेंगे। 1040 का फॉर्म जाएगा। ठीक है। ठीक। जी वलीद खान साहब। जी सर, एक जैसे मेरे पास एक डेलावेयर का एक टैक्स आया था, इस स्टेट टैक्स ऑफ डेलावेयर का, वो हम्म, $300 आया था, और उनकी June 1 की डेट थी, और $300 का, क्या ये फ्रेंचाइज टैक्स है या ये कुछ और किसी और किस्म का टैक्स है? ये स्टेट का टैक्स है ना, डेलीवेयर में खास शायद फ्रेंचाइज टैक्स होगा, मुझे ये तो मैं बगैर देख के ही बता सकता हूँ ये कौन सा टैक्स मांग रहे हैं आपसे। ये टैक्स जो होते हैं, क्या ये फिक्स्ड होते हैं, या ये भी ये फॉर्मुलेटेड होते हैं स्टेट किसी टू चीज की स्टेट टू आपकी ये अर्निंग पे? स्टेट टू हाँ, ये स्टेट टू स्टेट डिफर कर रहा होता है। ओके ओके। जी मोहम्मद हमजा साहब। सर यूएसए में टैक्स ईयर जनवरी से दिसंबर ही हो रहा है या फिर जून से अगर आप जुलाई चेंज जैसे करना होता चाहें है? आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर उसमें आपके लिए प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट हो जाती हैं। तो बेहतर यही होता है कि लोग जनवरी टू दिसंबर जो एक चल रहा है स्टैंडर्ड उसी पे ही रखते हैं। बिजनेसेस जो है वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वो अपना टैक्स ईयर का टाइम जो है ना, वो जैसे जुलाई टू जून भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर उनको फिर अकॉर्डिंगली वो चीज़ें, क्योंकि फिर वहां पे जो आपको टैक्स फॉर्म्स या जो आपको चीज़ें मिल रही होती हैं वो तो उसी हिसाब से मिल रही होती है ना, तो वो फिर उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं चीज़ें। तो वहां पे भी कोशिश यही की जाती है कि वो जनवरी टू दिसंबर ही टाइम रखें। जी तौसीफ साहब। जी सर, मेरे साथ दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है सर कि फॉर एग्जांपल हमने 15 अप्रैल को टैक्स लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल $150 पे कर दी सर। ठीक है। बाद में हमने 1040 सर वो क्या कहते हैं रिटर्न बना दी सर। छः हम्म महीने बाद पता चला कि हमारी जो लाइबिलिटी सर वो 160 थी। टेन हम्म। डॉलर अभी और पे करना है सर। तो उस $10 के ऊपर हमने सर पेनल्टी सर चार्ज भी पे करना होगा, जी या सिर्फ पड़ेगा, हमने बिल्कुल अपनी। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जी सर इसीलिए जो है अच्छा। ना, इसीलिए हाँ, इसीलिए जो है ना वो बेसिकली होता ही है कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 150 निकल रही है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो इसका 110% जमा करा देते हैं, 150 का 110% जमा कराएंगे, जी जी आपको ठीक है बढ़ा के सर। जमा कराएंगे। मतलब वो कहेंगे कि यार 170 जमा करा दो, 200 जमा करा दो, ज्यादा ही जमा करा दो।
ताकि आपको कल को पेनल्टी ना पड़े, क्योंकि पेनल्टी वो IRS माफ नहीं करता। जी सर, और वैसे भी सर उनको कॉन्फिडेंस होता है कि हमें बाद में हाँ जी, रिफंड तो मिल सकती है। जी जी, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, तो इसकी उनको टेंशन नहीं होती। जी सर। जी अच्छा सर, अजीज खान, दूसरा क्वेश्चन। जी हाँ जी जी, बताइए बताइए बताइए, सॉरी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है सर, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई कंपनी है सर, वो उसका तकरीबन 21% शायद आपने बताया सर कि वो हाँ जी, फ्लैट सी कॉर्प, टैक्स सी देंगे कॉर्प, सर। सी कॉर्प, जी जी। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि अगर कोई पार्टनरशिप है वो अपना रिटर्न वो 15 मार्च तक करेगा, फिर उसके बाद वो अपनी इनकम को लेके आएगा अपने पर्सनल रिटर्न में सर, जी और बिल्कुल वहां ऐसे पे ही। वो अपने लाइबिलिटी वगैरह डिस्चार्ज करेगा सर। तो जी जी। क्वेश्चन मेरा ये है सर कि बीइंग ए कंपनी, अगर वहां पे हम आपने बताया कि आप 1120 का फॉर्म करेंगे तो उसके बाद फिर आपने आना है वापस इंडिविजुअल के ऊपर, हाँ, तो अगर ये आपको सर दो डिविडेंड दफा मिलता है, टैक्सेशन। अगर आपको डिविडेंड मिलता है सी तो कॉर्प में सिर्फ डबल, हाँ डिविड। सी, हाँ उसमें ये होता है कि सी कॉर्प में ना डबल टैक्सेशन आती है, तो इसलिए लोग सी कॉर्प को सिर्फ तब लेते हैं जब उनको ये होता है कि यार अगर हम इंडिविजुअल में हो फॉल करते हो, तो क्योंकि इंडिविजुअल का जो टैक्स रिटर्न का रेट है वो 10% से लेकर 37% तक होता है। तो जी अगर सर। वो देखते हैं कि यार हम अगर सी कॉर्प बना लेते हैं तो हमें 21% फ्लैट पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल उनको 30% में फॉल कर रहे हैं या 25% में फॉल कर रहे हैं, वो कहते हैं यार हम टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, हम ना इसको सी कॉर्प बना लेते हैं, तो हमारा 21% फ्लैट टैक्स होगा, हम फाइल करेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन उसमें होता यह है कि सी कॉर्प बनाने के बाद आपको पैसे तो नहीं मिलते, आपको पैसे कब मिलेंगे जब आपको वो डिविडेंड इशू करेंगे। वो जो डिविडेंड जी आएगा, वो डिविडेंड आप अपनी पर्सनल रिटर्न में जब आप लेके जाएंगे, तो फिर उस डिविडेंड के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से एक तरह से डबल टैक्सेशन आपको पड़ी जाती है। जी सर, ठीक है सर, लेकिन आपके कहने का मतलब ये है सर कि हमें उसमें कंपनी में हमें मतलब कम होगा, और हाँ डिविडेंड तो जी, लाजमी बात है सर, वो जब आपके पर्सनल जो उसमें जितना आएगा डिविडेंड आएगा, हाँ वो बनेगा। फिर आपका पर्सनल में आएगा, वो आप उस पे आप अपना जो भी आपका स्लैब बनेगी वो आप उस पर जमा करा देंगे, उसमें फिर आपको कम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो स्लैब बन रही थी, अगर आप इंडिविजुअल में जाते तो आपको 37% टैक्स देना पड़ रहा था, आप जी वही सर। टैक्स, और अगर आपने सी कॉर्प में वो है तो आपने सी कॉर्प में 21% टैक्स दिया, उसके बाद आपने डिविडेंड जितना शेयर लेना था वो अपना डिविडेंड शेयर लिया, वो आपने अपनी पर्सनल में अब आप लेके गए, तो अब आपकी जो ग्रॉस इनकम बन रही होगी, जैसे ग्रॉस इनकम जो आपकी टैक्सेबल जी जी। इनकम बन रही होगी, वो आपकी जो है वो फॉल कर रही होगी 20% पे या 10% पे या 12% पे। तो इस तरह आप बचत कर लेते हैं अपनी। ऑन एवरेज सर हमें कम वो पड़ेगा, रेट जी पड़ेगा। जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अजीज खान साहब। जी सर, ये जो सर्विसेज देखें, अब जैसे भाई ने बात की थी कि 15 अप्रैल से पहले पहले आपको टैक्स जमा कराना है। अब जी वहां पे जो टैक्स जो पे किया जाता है वो ऐसे हो सकता है कि वो इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर है वो खुद पे करे, या सब कुछ इसने जो है ना, ये फाइलिंग करानी है, टैक्स पे कराना है, वो सब कुछ एक कंसल्टेंट के थ्रू होता है? नहीं, आप वहां पे एक वेबसाइट है EFTPS के नाम से ना, आप उस वेबसाइट पे जाएं, अपना SSN नंबर डालें, लॉगिन करें और अपना टैक्स जमा करा दें, तो ऑनलाइन आप जमा करा सकते हैं वहां पे टैक्स। वो वहां और अगर वहां आपने पे। कंसल्टेंट के थ्रू जमा जी कराना जी। है तो कंसल्टेंट भी वहीं से ही करेगा, वो भी लेकिन वो आपको या चार्ज तो करेगा, लेकिन वो चार्ज करेगा उसके लिए? हाँ, आप डिपेंड करता है कि अगर आप उससे टैक्स रिटर्न फाइल करा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली फिर आपको चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उससे टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करा रहे और आप कहते हो यार मेरा बस ये जो है टैक्स सिर्फ जो है पेमेंट करा दो, बाकी टैक्स रिटर्न मैं खुद फाइल कर लूंगा, तो फिर जाहिर ही बात है उसमें आपसे सर्विसेज के पैसे लेने। तो वहां पे लेकिन अगर कल्चर वो, क्या है? मैं यूएस में क्या कल्चर है कि वो टैक्स पे और फॉर्म वगैरह? अगर तो वो, हाँ, अगर तो आप रिटर्न उनकी फाइल कर रहे हैं ना, आप टैक्स हाँ। पेयर हैं, ठीक है, मैं हम्म। मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये मेरा टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, हम्म। लेकिन अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ जी 10 अप्रैल को, वो कहते हैं भाई आप मेरे पास अब आ रहे हो, 2-4 दिन रह गए रिटर्न फाइल करने में और मेरे पास रश लगा हुआ है, तो ये है कि मैं आपकी एक्सटेंशन फाइल कर देता हूँ, तो हम हम्म। आपके एस्टिमेटेड टैक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आप बिजनेस करते थे, आपने कंसल्टेंसी खोली हुई है, शाम शाम को आप जो है सुबह के दिन दिन के टाइम आप जॉब करते हैं, शाम को आपने कंसल्टेंसी खोली हुई है, तो आपने जॉब पे जो आपको विथहोल्डिंग टैक्स कट गया हुआ है, एडवांस जमा हुआ हुआ है, लेकिन जो आप कंसल्टेंसी करते थे उसका एक वो एक आइडिया लेगा, एक फॉर्मूले के थ्रू के अच्छा आपका यार इतना तकरीबन आपका जो है ना यार 400 टैक्स या $200 टैक्स बनता है, आप एक काम करो, आप इसका 110% जो है ना वो जमा करा दो, ताकि हम इसकी टैक्स रिटर्न जो है वो फिर हम आपके एक्सटेंशन फाइल कर देते हैं, और आपकी टैक्स रिटर्न जो है हम फिर हम जैसे फ्री होते हैं तो फिर हम अगले महीने या 2 महीने बाद आपकी हम रिटर्न फाइल कर देंगे, वो फिर आपकी रिटर्न फाइल करेंगे और फिर आपका जो टैक्स एक्स्ट्रा जमा हुआ होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा। अच्छा, इसमें मतलब एस्टिमेटेड टैक्स का बहुत कंसेप्ट वहां पे है, मतलब एक बंदा जी जी, बिल्कुल लेट ऐसे आया है काफी। एडवांस देते, हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा वो सर। अगर आप बिजनेस कर हाँ। रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो वहां हम्म। पे बेसिकली आप क्वार्टरली एस्टिमेटेड टैक्स ऑलरेडी जमा करा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे ठीक ये है। कॉन्सेप्ट भी एक है कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपने पिछले साल आपकी इनकम जो थी 1 लाख थी, तो आप क्या हम्म। करेंगे, इस साल आप क्या करेंगे, 1,10,000 के ऊपर आप उसको डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, 1,10,000 इनकम के ऊपर एक जो है आपका जो टैक्स बनता होगा,
पिछला साल अगर जो टैक्स आपका 1 लाख पे बना था, तो अब आप 1,10,000 पे देखेंगे कि आपका 1,10,000 पे कितना टैक्स बनता है, तो आप चेक करेंगे अच्छा मेरा इतना बनता है, तो उसको आप 4 क्वार्टर्स पे डिवाइड करेंगे, और आप उसके जो है ना उनको क्वार्टरली, जैसी तरह 15 अप्रैल, और फिर आगे उसी तरह फिर आपका जुलाई का डेट आ गई, फिर आपकी इसी तरह अक्टूबर की डेट आ गई, ये आप जमा कराते जाएंगे। तो ताकि जब आपका टैक्स रिटर्न का टाइम आए, तो उस टाइम या तो आप जो है वो 31 जनवरी तक अगर आप टैक्स रिटर्न जमा करा देते हैं, तो फिर आपको 4th क्वार्टर देने की जरूरत नहीं है, फिर आप टैक्स रिटर्न के साथ ही पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर आप 31 जुलाई से बाद जमा कराएंगे, तो फिर आप 31 सर जनवरी के समझ बाद नहीं आई। नहीं सर, टैक्स तो आप 15 अप्रैल तक ही जमा कराते हैं ना, एक ही दफा जमा करना मैं है मैं टैक्स मैं तो। मैं इसको इलेबरेट करता हूँ। ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों को शायद लग रहा हो, बाकी लोगों को ये रेलेवेंट है, लेकिन ये आप लोगों को बेसिकली जो जो टॉपिक, ये पॉइंट है ना, ये जरा अंडरस्टैंडिंग वाला है, ये इसको समझिएगा। ठीक। आप हैं स्टैंड करते हैं 2023 में, ठीक है। 2022 की रिटर्न जब आपने जमा कराई थी ना, आपकी टैक्सेबल इनकम थी 1 लाख रुपया, $1 लाख, ठीक है। तो आप क्या किया, आपने फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर 10,000 टैक्स जमा कराया था। तो आपको कहेगा कि यार पिछली बार आपने 10,000 टैक्स जमा कराया था, तो आप इस दफा क्या करो, 10,000 का 110% लो, और उसका उसको 4 पे डिवाइड करो, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,10,000 का 10% कितना ऐड हो जाएगा, कितना बन जाता है, कोई कैलकुलेट करके बताते हैं भाई मुझे जरा। 1,10,000 का 10% 11,000। नहीं। 1,10, अगर नहीं। आपने 10,000 टैक्स दिया था, एक सेकेंड, 10,000 इंटू 1.1, आपका 11,000 हो गया, ठीक है। ठीक तो है। 11,000 को आप डिवाइड करेंगे 4 पे, सही। दो तो 2,750। अब जी। आपने क्या करना है, आपने अब आप ने अब आप अभी आप जो है 2023 में बैठे हुए हैं। आप जी। क्या करेंगे, आपने अप्रैल में फर्स्ट क्वार्टर का जो है 30 अप्रैल तक आप क्या करेंगे, $2,750 जमा करा देंगे, डॉलर जमा करा देंगे। फिर आप उसके बाद अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, जुलाई में आप जमा करा देंगे। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में आप जमा करा देंगे 2,750। फिर उसके बाद अगर तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, अब अगला आपका क्वार्टर एंड होगा जनवरी में, जनवरी 2024 में, ठीक है। तो अगर तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 31 जनवरी 2024 तक ही फाइल करनी है, तो फिर आपको चौथा क्वार्टर की पेमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं है। आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, उस पर जो टैक्सेबल इनकम बनती है वो आप बाकी जमा कराएं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अगर आपका है नहीं यार, अभी मेरे डाटा जमा करना है, मैंने ये करना है वो करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 2,750 जनवरी में भी जमा करा देंगे। तो आपने अच्छा। चारों क्वार्टर का एस्टिमेटेड टैक्स जमा करा दिया। अब आप जो है आपका जो कंसल्टेंट है वो आपका आपकी टैक्सेबल इनकम जो है ना उसको देखेगा कि भाई ये मेरा बनता है। वो कहेगा यार आपकी इस दफा जो इनकम है ना, वो मुझे लग रहा है कि ये आपकी 1.5 लाख तक क्रॉस कर जाएगी। तो आप ऐसा करो कि आप जो है ना इसका मजीद टैक्स जो है ना, फॉर एग्जाम्पल 2,000 बनता था या $1,000 बनता था, तो आप जो है ना वो मजीद टैक्स जो है ना 15 अप्रैल से पहले पहले ना इसका जमा करा दो। तो वो आप $1,001 जो है वो 15 अप्रैल 2024 में आप दोबारा में जमा करा देंगे। फिर उसके बाद आपका आपने डॉक्यूमेंट सारे जमा कर लिए, अब आप मई या जून में बैठे हुए हैं, और अब आपके टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसमें आपका जितना टैक्स बनता होगा वो आपका टैक्स रिटर्न में क्लेम हो जाएगा, और जो आपका एक्सेस टैक्स जमा हुआ होगा वो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। क्लियर होगा आपको थोड़ा सा? थोड़ा सा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ क्लियर, चल पूरी तरह क्लियर नहीं इंशाल्लाह हुआ नहीं, अभी। हाँ ये हाँ आपको आगे इंशाल्लाह जो है ना, अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जी सर, ये खावर सिद्दीक साहब, जी जी। सर सॉरी, ये सर मैं एक और सवाल ये था कि जैसे हम कोई बंदा पहली दफा पाकिस्तान में अगर कोई टैक्स फाइल कराना चाहता है, तो सबसे पहले वो सिस्टम निज़ाम में आने के लिए सबसे पहले उसका टैक्स पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जी जी पाकिस्तान में ऐसे इस ही। तरह होता है। हाँ तो हाँ जी। वहाँ वहाँ पे वहाँ पे आयरिस के केस एसएसएन, में क्या? हाँ। एसएसएन नंबर होता है अगर आप वहाँ के सिटीजन हैं, और अगर आप वहाँ के सिटीजन नहीं है तो आपको आईटीआईएन लेना पड़ता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक एक बंदा जो है मैं सवाल ही कर रहा हूँ कि किसी को हम सर्विसेज अगर सेल हम्म करते हैं, तो हम्म एक बंदा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर फाइल कराएगा, तो पहले उसको हम्म। हम रजिस्टर करवाएंगे, या वो ऑलरेडी नहीं इसके नहीं, एसएसएन के उस अगेंस्ट हुआ होता है? एसएसएन बस एसएसएन नंबर आपने डालना है, वो और जरूरत ही नहीं है, वो आपको ट्रैक ही आपके एसएसएन नंबर से करेंगे। अच्छा, तो वो इसकी ये फर्स्ट टाइम फाइलिंग करेंगे फिर हम हाँ जब जी, यहाँ पे तरीकेकार। एनटीएन नंबर लेने वाला, रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक, थैंक यू। ठीक है जी। खावर सिद्दीक साहब। तो ये कल भी आपने बहुत अच्छा इस बारे में एक्सप्लेन किया एडवांस टैक्स के बारे में। फोर्थ क्वार्टरली क्वार्टरली जो इंस्टॉलमेंट्स के जरिए से इसको किया जी जी जाता है। जी। इसमें सर पूछना ये था कि इसमें थ्रेश होल्ड क्या होता है कि ये लोग जो हैं ये अपना एडवांस टैक्स देंगे, और दूसरे नंबर पे सर कि ये जो है ये किन पे यानी अप्लाई होता है। और दूसरी चीज ये है कि एक बंदा जिसकी 2023 के अंदर वो हम्म 1,10,10,000 के ऊपर टैक्स दे रहा था, हम्म नेक्स्ट ईयर हो सकता है उसकी 1,50,000 इनकम हो जाए, हम्म तो वो हम्म जो है
एस्टिमेशन तो 3 क्वार्टर्स में उसकी चलेगी, तो हम्म फोर्थ क्वार्टर में वो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस के ऊपर जो टैक्स बनेगा, वो फोर्थ क्वार्टर में क्या उतना जमा करवाएगा, या इंस्टॉलमेंट्स वो देता आ रहा है पीछे उनके इक्वल फोर्थ क्वार्टर में वो जमा करवा देगा? हाँ, सर इस पर मैं इसको बताइए। रिवाइज, हाँ देखिए, अगर तो आपका 1,000 पिछले में आपका 1,000 से कम था ना, तो फिर तो आपको जरूरत नहीं है एस्टिमेटेड टैक्स जमा कराने की, अगर आपके पिछले ईयर में नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर आपका पिछले ईयर में ज्यादा था 1,000 से, तो फिर आपको एस्टिमेटेड टैक्स जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। और आपको उसकी पेनल्टी भी पड़ेगी अगर आप जमा नहीं कराते। अच्छा, अगर आप तो फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करें तो फिर आपको मसला नहीं है। अब मैंने आपको जिस तरह सिनेरियो बताया कि आपका 2023 में आपका 10,000 टैक्स बनता था, ठीक है। आपने जो है उसका इस दफा 11,000 की एस्टिमेशन की, उसको 4 पे डिवाइड किया, 2750 आपका टैक्स बना। पहला एस्टिमेटेड टैक्स आपने 2023 की रिटर्न के लिए आपने पहला जो है वो अप्रैल में जमा करा दिया, दूसरी किस्त आपने जुलाई में जमा करा दी, तीसरी किस्त आपने अक्टूबर में जमा करा दी। अब चौथी किस्त जमा कराने के लिए आपको ये आइडिया अभी नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर तो आप अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं 2024 में जनवरी के 31 जनवरी से पहले, तो फिर आपको एस्टिमेटेड टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है, वो चौथी किस्त जो है। आपका फिर जो फाइनल टैक्स बनेगा वो आप जमा कराएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अगर आपको अभी कंफर्म नहीं है कि यार मेरा अभी पता नहीं कितना टैक्स बनेगा, तो फिर और आपकी रिटर्न का भी आप कह रहे हो कि यार मैं आराम से अप्रैल तक जमा कराऊंगा, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको अप्रैल से फिर आपको 31 जनवरी तक आपको जो चौथी किस्त है वो आपको जमा करानी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब आप आ गए अप्रैल में, आपके टैक्स लॉयर ने आपको बताया कि यार आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो तकरीबन 1.5 लाख के बन रही है, लेकिन अभी हमारे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है। तो आप एक काम करो कि आपने एस्टिमेटेड टैक्स आपने एक 10 के ऊपर जमा कराया हुआ है, तो आप जो 1 लाख जो मजीद 40,000 की इनकम है ना, इसके ऊपर आपका इतना टैक्स बनता है, तो ये भी आप 15 अप्रैल से पहले पहले जमा करा दो, ठीक है, ताकि आपका जो लाइबिलिटी है वो जीरो हो जाए। हम एक्सटेंशन फाइल कर देते हैं, फिर आपने एक्सटेंशन फाइल की और आपने टैक्स लाइबिलिटी क्लियर कर दी 15 अप्रैल से पहले पहले। और उसके बाद फिर आपने जो है जून या जुलाई या अगस्त या जब भी हुई बिफोर 15 अक्टूबर आपने टैक्स रिटर्न फाइल की, और फिर आपने उसको जो आपका टैक्स बनता होगा वो आपका उसमें डिडक्ट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा होगा वो आपका रिफंड मिल जाएगा। वेरी गुड सर। सर ठीक क्लियर है। हो गया। अब दूसरा बता दीजिएगा कि ये थ्रेश होल्ड इसके लिए क्या एक है, हजार एक यानी हजार एक किन? हजार 1,000, ओके। और सर एक और चीज थी कि EFDPS आपने बताया ई एफ टैक्स टी पी एस जमा ये करवाना। आगे, हाँ ये आगे हम देखेंगे, इसको हम वर्किंग भी करेंगे। EFTPS वेबसाइट है ओके। जहाँ पे जमा होता ओके, थैंक यू। थैंक है। यू सर। वेलकम जी, खबर सिद्दीक साहब। सर ये खबर सदीक ही था जो आपसे बात अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं असल में आपका बस। हैंड, सॉरी। जी सर, आप मेरी बारी। जी हबीबुल्ला साहब। सर ये चीज़ की थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, मुझे काइंडली बता दें, ये जो क्वार्टरली टैक्स है ये मतलब इनकम टैक्स में भी हम जमा इनकम करवा टैक्स सकते हैं और सेल इनकम टैक्स टैक्स भी? होगा, इनकम टैक्स होगा। सेल टैक्स तो जस्ट मंथली जमा इनकम होता है ना। टैक्स? हाँ, इनकम टैक्स, दैट इज जी इनकम सर। टैक्स। सेल टैक्स तो मंथली होता है। अच्छा, मंथली कौन सा होता है सेल टैक्स? सेल टैक्स होता है वो मंथली होता है, डिपेंड अच्छा, करता है वहाँ पे स्टेट के सेल ऊपर। टैक्स कुछ स्टेट, पाकिस्तान की हाँ तरह कुछ स्टेट्स जो है वो क्वार्टरली भी मंथली लेती होता हैं। है? हाँ, लेकिन मेजोरिटी जो है वो मंथली रहती है, कुछ क्वार्टरली में भी होता है वहाँ पे, लेकिन वो सेल्स टैक्स है। अच्छा, ये आपका इनकम टैक्स है। मतलब पाकिस्तान की तरह है कि मतलब जिस तरह वो जी जी मंथली जी जी यहाँ पे सेल टैक्स रिटर्न होती है? जी, ऐसे ही है। और सर दूसरे ये चीज कंफर्म करनी थी, पाकिस्तान की तरह वो इनकम टैक्स जैसे हम मतलब जैसा सेल टैक्स हम जैसे सर्विसेज पे हम करते हैं यहाँ पे प्रोविंशियल के पास जमा हम्म करवाते हम्म हैं, तो वहाँ पे हम्म। कोई भी सेल टैक्स चाहे वो गुड्स पे हो चाहे सर्विसेज पे हो वो वो स्टेट स्टेट के लेती है, पास, वो स्टेट लेती है, वो गुड्स स्टेट हो के या पास? सर्विस हो वो स्टेट लेती है। फेडरल जो है वो उसका सेल्स टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। फेडरल आपसे सिर्फ इनकम के ऊपर टैक्स लेती है। इनकम और जो पेरोल टैक्स है वो भी फेडरल? वो भी जो है ना, वो बेसिकली पेरोल टैक्स आपका फेडरल और स्टेट दोनों ले रही होती है। वो आपका पेरोल पे टैक्सेस होते हैं आपके मेडिकेयर के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। उसका सर कुछ पोर्शन स्टेट भी ले रही होती है क्या? हाँ जी, स्टेट भी आपको चार्ज करती है और आपके फेडरल भी चार्ज करती है। कुछ स्टेट्स चार्ज करती है, कुछ स्टेट्स चार्ज नहीं करती। अच्छा सर, मतलब वो मोस्टली जो है वो फेडरल ही चार्ज करते हैं, फेडरल की ही वो मोस्टली फेडरल अथॉरिटी चार्ज, जी मोस्टली? जी, ऐसे ऐसे ही है। ताकि अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है, या आपकी जो वहाँ पे जैसे वहाँ पे पता है वहाँ पे आपको मेडिकल फ्री है, आपकी एजुकेशन फ्री है, तो वो आपको सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के अंदर आपको जो है वो कंपनसेट करते हैं कि आपको अगर जॉब नहीं कर रहे हो या कुछ ऐसा ही है, तो वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू आपको जो है वो हेल्प करते हैं। और अगर आपने मेडिकल वगैरह को फैसिलिटी लेनी है, तो फिर वो मेडिकेयर टैक्स जो आपका कट रहा होता है वही आपको, उसी की आपको फैसिलिटी मिल रही होती है। सही। अच्छा सर एक ठीक है
जी जी एक और क्वेश्चन भी था कल का, मैंने लेक्चर आपका रिकॉर्डेड लिया था, तो उससे रिलेटेड था सर। एक दफ़ा काइंडली बता दें क्योंकि आज भी नए आए होंगे काफ़ी हम्म। स्टूडेंट्स। ये पीटीआईएन और आईटीआईएन, इनके बारे में बताते हैं ये क्या चीज़ें हैं और ये कब इनकी ज़रूरत पड़ती है, और इसके बारे में देखिए काइंडली जब डिटेल जरा। आप, हाँ देखिए, पीटीआईएन तो है ना कि जब आप टैक्स प्रिपेयर बन जाएंगे और आप कहेंगे कि क्या भाई मैं आपका टैक्स फाइल कर रहा हूँ, तो आपको उसके लिए आईआरएस से रजिस्टर करना होता है। आप यूएस के हों, आप यूएस के ना हो, वो आपको आईआरएस उस पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखता। आपको पास पासपोर्ट पासपोर्ट अच्छा। होना चाहिए, कलर कॉपी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। उसका एक तरीकाकार होगा, वो आपको पूरा मैं गाइड करूंगा। तो आप अपना पीटीआईएन रजिस्टर कर लेंगे, फिर आप जो है वो मतलब यहाँ जैसे पाकिस्तान में है ना, हर एरा गैरा खोल के बैठा हुआ है, आओ जो मैं तुम्हारी टैक्स रिटर्न कर हाँ देता हूँ। हाँ हाँ। वहां पे ऐसा नहीं है। जी सर। वहां पे आप अगर टैक्स रिटर्न जो फाइल करता है उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है, वहां पे ड्यू डिलिजेंस फॉर्म होता है। वो टैक्स प्रिपेयर फाइल करता है कि भाई आपने क्या इसके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, आपने इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे हैं, क्या आपने इसको इनके क्रेडिट्स के बारे में समझाया था, आपने इनको ये चीजें बताई थी। उनकी चेकलिस्ट होती है, यस नो करके आप उसको चेक करना होता है। और फिर उसके बाद आप उसकी रिटर्न फाइल करते हैं। और अगर उसकी रिटर्न में कोई घपला निकल आए तो वो आप उस बंदे को नहीं पूछता, वो टैक्स प्रिपेयरर को पकड़ता है और फिर उसको पेनल्टी भी डालता है अगर उसने गलती की हो। ठीक है। और इनकी अच्छा अच्छा। बकायदा जो है वो टैक्स पेयर्स जो होते हैं उनको बकायदा क्रेडिट्स दिए जाते हैं। अगर आपने जो है वो एजुकेशन करें, लर्निंग करें, उनके प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप उनसे सर्टिफिकेशंस लेते होते हैं कि भाई ये मैंने अभी जो इस साल की चेंजेस हुई हैं उसके ऊपर मैंने पूरा इनका सेमिनार लिया है। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स होती हैं जो आपसे आपको सर्टिफिकेट देती हैं, वो आप आईआरएस को देते हैं, उसके ऊपर आईआरएस आपको क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है, आपकी मतलब रेटिंग चल रही होती है वहाँ पे ना। तो ये होता है पीटीआईएन। अच्छा, जो आईटीआईएन है वो होता है इंडिविजुअल तो टैक्स सर एक इसकी फीस आइडेंटिफिकेशन भी नंबर। काइंडली बता दें, इसकी फीस जो भी लास्ट ईयर काइंडली थी ना जरा। 2023 की जो थी ना, जो 2023 में रजिस्टर कर रहे थे वो उनकी तो $20 थी। उन्नीस उन्नीस अच्छा। समथिंग $19 समथिंग थी। इस साल का मैं ठीक चेक हो कर दूंगा, मुझे आइडिया एग्जैक्ट नहीं होता, बाकी गूगल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जो ठीक आईटीआईएन हो है गए वो होता सर। है इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन टैक्स नंबर, ठीक है। ये होता है कि अच्छा। आप आपके पास एसएसएन नंबर नहीं है, आप यूएस में हैं और आप वहां पे जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपको आईटीआईएन लेना पड़ता है ताकि आप जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। अल्टरनेटिव टू ये एनटीएन सर ये समझ कि लें आप। एक बंदा अगर वहां पे यूएसए में भी है या पाकिस्तान में बैठा है, तो ये दोनों जाहिर बात है नॉन रेजिडेंट पर्सन है, तो हम्म। या नया नया है, तो वो उसको ये आईटीआई नंबर लेना पड़ता है। जी उसको लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने कुछ अर्सा पाकिस्तान में गुजारा, कुछ अर्सा यूएस में गुजारा। तो अब यूएस की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आप रेजिडेंट आपको क्लेम करने के लिए कुछ डेज होते हैं कि वो अगर आपने उतने दिन, जिस तरह पाकिस्तान का हिसाब है कि आपने इतने दिन अगर पाकिस्तान में रहे हो तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगी। इसी तरह एक यूएस सौ में भी बीस है कि दिन आप है इतने इसमें। दिन, कुछ इतने दिन आपको उसका फार्मूला हाँ, होता है ना, 120 दिन। कि जी आप जी। इतने दिन अगर आप यूएस में रहे या उससे पिछले भी अगर आपने विजिट किया था, पिछले सालों में भी विजिट किया था, तो उसका भी कैलकुलेशन होती है, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। तो वो आपको फिर ठीक। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का आपका स्टेटस उसमें वेरीफाई किया जाता है कि आप इतने दिन अगर रह रहे हैं तो फिर आप रेजिडेंट हैं, और अगर हम्म। इतने दिन नहीं रह रहे तो फिर आप नॉन रेजिडेंट हैं। फिर आप अगर नॉन रेजिडेंट होंगे तो फिर आप 1040 एनआर की जो है वो रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक हो गए सर, ठीक हो। ठीक। और सर एक और चीज पूछनी थी कि ये जी इसमें कोई जो आपने बात बताई थी कि क्वार्टरली जो है वो इनकम टैक्स एडवांस में जमा करवानी हम्म पड़ती है, तो इसमें हम्म। कोई तफरीक तो नहीं है कि वो इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप है या बिजनेस है या वो सब के लिए है? नहीं वो सबके लिए, वो सबके लिए। अच्छा, लेकिन रिटर्न वो साल में एक दफा ही होती है जी मुझे ये करनी बता दें, वो जो क्वार्टरली आप कह रहे हैं वो जस्ट एडवांस पेमेंट करनी होती है या वो रिटर्न एडवांस विद होती है ना, रिटर्न वो होती है एडवांस वो? होती है। अगर आप पाकिस्तान की टैक्स रिटर्न करते हो तो इसमें भी आपको देखा होगा कि वो एडवांस एडवांस टैक्स जस्ट मांगता है। पेमेंट होती है या एडवांस वो रिटर्न भी साथ होते करानी नहीं होती नहीं, है सिर्फ या पेमेंट, रिटर्न सिर्फ पेमेंट, होगी एक नंबर पेमेंट, होती है? जस्ट पेमेंट, जस्ट पेमेंट। अच्छा, just payment। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है। जी खावर साहब। ठीक है सर। और सर एक और चीज इफ यू डोंट माइंड, वो मुझे करंट बता दें, जैसे एस्टिमेशन अब गलत हो जाए उसमें पेनल्टी तो नहीं लग जाती? जैसे वो भाई ने अभी एक देखिए सवाल पूछा था अगर कि आपने 31 जनवरी लाख तक, 10 हजार के 31, बजाय वो हाँ 1.5 लाख अगर हाँ हो जाती है तो उसपे कोई पेनल्टी हाँ, या कोई अगर वो तो तो नहीं डाल दे? मैं बता तो ये देता हूँ, क्योंकि मैं दोबारा एस्टिमेशन बता पे देता हूँ। हम कर रहे होते हैं काम। जी जी, ऐसे कि मैं दोबारा बता देता हूँ, असल में टाइम थोड़ा क्लास का कम हो गया, मेरी अगली क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। उसमें ये होता है कि देखिए अगर तो आपने पूरे साल 2023 से आपने 3 क्वार्टर्स की जमा करा दिए, चौथा क्वार्टर आपका एंड हो रहा है 31 जनवरी को। अगर तो आप 31 जनवरी को रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर तो आपको चौथे क्वार्टर की पेमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रिटर्न फाइल करें, जो टैक्स बनता है वो जमा कराएं। लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं 15 अप्रैल तक, तो फिर आपको चौथा क्वार्टर की पेमेंट भी जमा करा दें। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी जो भी आपका बन रहा होगा टैक्स, वो आप 15 अप्रैल से पहले पहले जमा करा दें, अगर कोई एडिशनल इनकम है तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने पिछले क्वार्टर्स की टैक्स की एस्टिमेटेड टैक्स भी जमा नहीं कराया
और आप एंड टाइम पे आके आप 15 अप्रैल को जमा कराएंगे तो फिर आपको पेनल्टी भी चार्ज कर रही होगी। अच्छा अच्छा, ठीक होगा सर, ठीक होगा। ठीक है, ठीक है जी। ठीक, थैंक यू सर। शराज भाई आप वेलकम जी। शराज भाई लास्ट क्वेश्चन आपका है, फिर उसके बाद हम क्लास क्लोज करते हैं। जरा छोटा शॉर्ट रखिएगा ओके काइंडली। जी सर, क्वेश्चन है कि अगर कोई एक लड़का कोई बंदा यूएसए में है और आप उसका अमेजोन बिजनेस रन करते हैं, तो फर्ज करें वो हम्म एलएलसी बनाता है, तो उस एलएलसी में वो आपको ऐड कर सकता है एज अ पार्टनर और वट कर सकता है तो बिल्कुल। तो उसके लिए क्या मतलब अगर वो पाकिस्तान से हो तो उसकी कोई डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, उसको क्या क्या हाँ डिटेल्स उसके रिक्वायर्ड होती बिल्कुल, उसकी उसकी वो बेसिकली आपका जितनी भी डिटेल्स वो उसको उनको ना आईटीआई लेना पड़ेगा उसके लिए। वो हैं? आईटीआई अच्छा लेगा और उसके लिए फिर वो उसकी जो डिटेल्स होंगी वो सारी उसके अंदर आपकी मल्टी मेंबर एलएलसी में आ जाएंगी। अच्छा, ठीक ठीक, थैंक ठीक है, वो पाकिस्तान से जो है वो 1040 एनआर की रिटर्न फाइल करेगा और जो यूएस वाला होगा वो 1040 फाइल करेगा। अगर पाकिस्तान वाला नहीं भी फाइल करता तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यू। करना चाहिए उसको, क्योंकि उसके लिए फिर आगे उसकी एलएलसी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। वो एलएलसी को स्टेट अगर बंद करना चाहे तो बंद कर सकती है कि आप टैक्स नहीं दे रहे हमें। अच्छा चलिए, ठीक ठीक है, है, शुक्रिया। ठीक है, वेलकम। आज की क्लास हम फिर यहीं पे क्लोज करते हैं। कल हम इंशाल्लाह जो आपकी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह सैटरडे को होगी तो उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आप कोशिश कीजिएगा कि हम जो है आपकी जो भी एडमिशन्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएं, ताकि आप लोगों का ग्रुप बना दिया जाए और फिर मैं आपको वहाँ पे ये स्लाइड्स शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपना और अपने गिरद नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।